पेज नंबर 8। पहले ना कहानी बताते हैं इसके पीछे, सुनिए 5 मिनट, ठीक, तब आएंगे टॉपिक पे। ठीक ठीक ठीक। हुआ ये कि 1526 ईस्वी में जब बाबर आया पानीपत का लड़ाई जीत के, तो वो भारत पे शासन किया। पूरा भारत में उसी का मुगल वंश का शासन हो गया 1526 ईस्वी से। तो मुगल वंश जो है ना, 2 चरण में पढ़ा जाता है। जो कि जिसमें फर्स्ट में होता है शक्तिशाली राजा रहता है, जिसका पूरा भारत में नियंत्रण रहता है। और दूसरा पार्ट रहता है कि उत्तर मुगल काल। कमजोर सा शासक। हाँ, उत्तर मुगल काल कहते हैं 1707 उसको। के बाद। हाँ, बताएंगे ईस्वी। उसमें होता है कि वो एकदम कमजोर शासक रहता है, तो उससे क्या होता है कि कमजोर शासन को देख के सबको अपना राज्य को स्वतंत्र करने लगता है। तो इसका ईस्वी है हाँ? 1526 से 1707 तक। मुगल बहुत ताकतवर रहता है जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं होता है। तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद ना मुगल कमजोर पड़ने लगता है। तब उसी का फायदा उठा के सबको अपना स्वतंत्र स्वतंत्र राज्य घोषित करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सबको अपना राज्य पसंद रहता है। और देखता है कि इसके साथ रहेंगे तो डूब जाएंगे, इससे बढ़िया है कि हम अपना राज्य स्थापित कर ले। तो मुगल वंश से ना सब राज्य छिटक के अलग होने लगता है। तो उसी में हम लोग को 3 ठो मेन राज्य को पढ़ना है। इसमें कि हम लोग का बंगाल है, और फिर हम लोग का अवध है, हैदराबाद है, और मैसूर। ये 4 गो है, 4 गो पढ़ना है। मेन तो तीन तीन को ही पढ़ते हैं, अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो समझ में आया। मुगल काल के बारे में तो हम लोग मध्यकालीन में पढ़ते हैं, लेकिन उसका रेफरेंस लिए कि मुगल स्थापना हुआ 1526 में, और 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ। तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगल वंश में विघटन होना स्टार्ट हो गया। कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं रहा जो कि पूरा भारत जैसे बड़े क्षेत्र को कब्जा में रख सके। तो इसका फायदा उठाते उठाते सब उसी का मंत्रिमंडल से निकल के अलग अलग आदमी अपना राज्य स्थापित करने लगा। यह जिसको भी सूबेदार बनाया था, तो वो उस पर अधिकार कर लिया, उस क्षेत्र पर बोलने लगा अब हम ही राजा है यहाँ का। अब मुगल से अलग हो गए। तो वही हम लोग 3 राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये राज्य इसलिए पढ़ेंगे कि पहले ये इसका उदय होगा, फिर ना इसको ब्रिटिश अपना युद्ध करके कब्जा में करेगा। तो इस तरह कब्जा करते करते ब्रिटिश इस पे ब्रिटिश ब्रिटिश को टूटा टूटा क्षेत्र मिलने लगा। तो उसको कब्जा करने में आसानी होने लगा, क्योंकि जब तक औरंगजेब था तो पूरा भारत से लड़ना था उसको। लेकिन जैसे टूट के अलग हुआ, तो उसको बस उस क्षेत्र से लड़ना है। जैसे बंगाल से लड़ना है तो बंगाल से लड़ेगा, उसमें कोई भी हैदराबाद का सैनिक नहीं आएगा, और कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहेगा दूसरे के स्टेट में या राज्य में। तो इसी का फायदा अंग्रेज को हुआ। धीरे धीरे वो एक एक करके सब राज्य को जीतेगा। तो इस तरह से फिर ये ब्रिटिश का स्थापना हो जाएगा भारत में। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे मुगल से अलग हुआ। तो ठीक है, अब 8 नंबर से 8 नंबर पे सबको निकाल लीजिए। निकाल लिया। निकल गया सबका? निकल गया। हेलो? हाँ हाँ, आ गया। हेलो? हाँ रे, हाँ निकाल। बोलने के बाद म्यूट कर लीजिए जो जो। हम्म, तो आइए सुनते हैं इसका कहानी, ठीक, बंगाल के बारे में। तब एक एक लाइन करके पढ़ वो कर देंगे। दानिश कुछ पूछना चाह रहा है, हैंड्स अप किया है। अच्छा, पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, तब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक। ठीक जैसे ठीक। मुगल राज्य से स्वतंत्र हुआ, तो एक बंगाल बंगाल क्षेत्र को अलग किया। तो बंगाल क्षेत्र का कहानी ये है कि वहाँ का गवर्नर ना, अंतिम मुगल जो गवर्नर नियुक्त किया था ना, कि उसका सारा क्षेत्र था। तो हर एक क्षेत्र में गवर्नर को नियुक्त करता था, उसको प्रांत कहते थे। तो इसी तरह एक बंगाल प्रांत भी था। तो मुगल ने अपना आदमी रखा था गवर्नर, उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। वो बोला था कि तुम्हें यहाँ का देखो शासन प्रशासन और कर कर तुम हमको वसूल के देना। तो मुर्शिद कुली खान को ना नियुक्त किया औरंगजेब। जब औरंगजेब मर गया, तब ना मुर्शिद कुली खान क्या क्या अपना स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर लिया। बोला, और देखा कि कमजोर हो गया है मुगल, कोई योग्य शासक नहीं है। जिसको भेजा था वहां नौकरी करने के लिए, वही बोला कि अब हम यहाँ का राजा हम ही है, मुर्शिद कुली खान। लेकिन क्या बोला कि हम राजा है, लेकिन ना हम ना कर देते रहेंगे मुगल को। मतलब पूरा अलग नहीं हुआ, अलग तरीके से। फिर उसी तरह मुर्शिद कुली खान के बाद उसका बेटा आया। मुर्शीद अली खान कौन था जो?
मुर्शिद कुली खान था, औरंगजेब द्वारा नियुक्त किया गया एक वो था, जिसने कहते हैं कर्मचारी, गवर्नर ये गवर्नर गवर्नर था जो कि उसको वहां का टैक्स कर्मचारी, कलेक्ट हाँ करके ना औरंगजेब को देता था। वो राज्य का टैक्स कलेक्ट करने का काम उसी का था, मुर्शीद कुली खान का। हाँ और उसी को हाँ नियुक्त किया था औरंगजेब बंगाल में। हाँ। तो बंगाल जब मर गया औरंगजेब ना, तो फिर वो ना अपने आप को राजा घोषित कर लिया, ऐसा ही होता है। तो फिर उसी तरह धीरे धीरे मुर्शिद कुली खान का बेटा आया, उसका नाम सुजाउद्दीन रहा। फिर उसके बाद सरफराज आया। तो ये सब पे मुगल को टैक्स देते रहा। फिर सरफराज आया। फिर ना एक नया शासक आ गया, उसमें बिहार का था अलीवर्दी खां, ठीक। जैसे अलीवर्दी खां आया ना, तो वो ना जो टैक्स भी देता था, वो बोला कि हम साफे अलग है, मुगल अलग है, हम अलग है। अब मुगल को हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो मुगल को बोला हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे अलीवर्दी खान। तो उस टाइम मुगल शक्तिशाली भी नहीं था। युद्ध किया लेकिन मुगल वाला हार गया। तो ये अपना शासन करने लगा अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान को एक कोट बेटा नहीं था, तो उसको बेटी सब था ना, तो वो अपना नाती सिराजुद्दौला को शासक बनाया। अपने मरने के बाद उसको घोषित कर दिया था। अलीवर्दी खान का नाती था सिराजुद्दौला, उसको एको को बेटा नहीं था, तो बेटी से उसका नाती था। तो आगे जाके सिराजुद्दौला बना शासक। तो वही अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 में। तो उसमें अंग्रेज जीत गया, तो पूरा बंगाल पे अधिकार कर लिया था। तो आइए अब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पढ़ो एक आदमी। पढ़ते हैं। ये इसका ओवरव्यू रहा। कहाँ से शुरू करते हैं? हाँ मुगलों के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया। बाद के वर्षों में औरंगजेब के निधन होने के बाद मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। हाँ, ये बताया ना पीछे में कि मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब नियुक्त किया था, ईस्वी 1700 में किया था। अच्छा। और ये लाइन में ये है कि मुर्शिद कुली खान को कब किया था नियुक्त? 1700 ईस्वी में औरंगजेब किया था। फिर आगे पढ़िए। मुर्शिद कुली खान ने 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। बंगाल जब मुगलों के अधीन था तो उसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन जब बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो गया तो बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बना दिया गया। हाँ, जैसे कि 1700 ईस्वी में उसको नियुक्त किया गया औरंगजेब के द्वारा, और 1707 में औरंगजेब मर गया। लेकिन जब तक औरंगजेब जिंदा था, तो और मुगल शासन के अंतर्गत बंगाल था। मुगल शासन के अंदर अगर बंगाल था तो उसका राजधानी ढाका हुआ करता था। लेकिन जब वो स्वतंत्र कर लिया मुर्शिद कुली खान बंगाल को मुगल के प्रांत से, तो वो एक नया शहर मुर्शिदाबाद अपने नाम का शहर बसाया। उसका नाम मुर्शिद कुली खान था, वो मुर्शिदाबाद नाम का एक शहर बनाया। तो वो ढाका से राजधानी चेंज करके मुर्शिदाबाद ला लिया। तो इसमें याद रखने वाला चीज है कि मुर्शिदाबाद शहर का स्थापना कब हुआ? 1722 ईस्वी में। यह मुर्शिद कुली खान अपना राजधानी कब हस्तांतरित किए मुर्शिदाबाद? तो 1722 ईस्वी में। ये लाइन का मतलब यही है। और अपना राजधानी वो पहले मुगल का राजधानी था ढाका, जब उसके अंदर में था, तो जब वो अपने अंदर से निकला तो मुर्शिदाबाद को कर लिया, यानी राजधानी चेंज कर लिया। आगे। मुगल बादशाह फारुखसियार ने उड़ीसा की सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां को दे दिया। हाँ, तो ये लाइन के पहले इसमें छिपा हुआ लाइन है। जब ये अलग किया ना अपना बंगाल प्रांत को, हम्म। तो कोई भी किसी के अंदर रहेगा तो बोलेगा कि हमसे अलग कैसे हो सकता है। तो उसी तरह मुगल शासन गुस्सा गया, उस टाइम फर्रुखसियर था। तो वो गुस्सा के सेना भेजा था लड़ने के लिए, लेकिन ना मुर्शिद कुली खान उसको हरा दिया। जब हरा दिया ना, तो बोला कि चलो तुम उड़ीसा का भी क्षेत्र को, काहे कि वो कर देते रहा था मुर्शिद कुली खान, जैसे बताया आप लोगों को कि वो कर देना बंद नहीं किया था। वो बोला कि मेरा हम अपने तरीका से शासन करेंगे, लेकिन कर जो आपका बनता है हम कर दे देंगे। तो वो ना इससे बोला कि चलो उड़ीसा का भी सूबेदारी तुम रखो। तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि फर्रुखसियर ने कौन सा प्रांत मुर्शिद कुली खान को दे दिया था बंगाल के साथ, तो उसमें उड़ीसा भी दे दिया था। यही हम्म। लाइन है इसका मतलब। हाँ, आगे पढ़िए। मुर्शिद कुली खान ने तकावी ऋण हम्म, किसानों को देना प्रारंभ किया तथा कर की वसूली करने को लेकर इजारेदारी हम्म, प्रथा की शुरुआत की।
हाँ, तो ये लाइन में दो प्रकार का ऋण है, तकाबी ऋण और इजारेदारी प्रथा। जारीदारी तो प्रथा, ये हाँ। तबाकी ऋण, हाँ, तबाकी ऋण के बारे में हम लोग समझते हैं। तबाकी ऋण ये होता था, ये सबसे पहले स्टार्ट किया कि अगर किसान को खेती करना है ना, तो उसके पास पैसा नहीं रहता था ना, तो ये किस वो खेती कृषि करने के लिए उसको ऋण देता था पैसा। तो उसको ना नाम दिया गया, उसको तबाकी ऋण कहलाया, जो कि पहले नहीं दिया जाता था कि किसानों को कि तुम खेती करेगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुमको जैसे करना है करो, बस तुम ऋण के समय में वो ऋण लेने आ जाता था। लेकिन ये अपने क्षेत्र में क्या क्या बोला कि किसान को अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम आओ राजकोष से ऋण लो और जाके खेती करो। तो उसी को तबाकी ऋण कहा गया। बस नाम दे दिया कि कृषि के लिए जो ऋण दिया जाता है ना, तो उसको तबाकी ऋण कहा गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि कृषि के लिए जो ऋण दिया गया, तो उसको किस प्रकार का ऋण कहा गया, तो उसको तबाकी ऋण कहा गया। अच्छा। और इजारेदारी प्रथा है, तो जारीदारी ये प्रथा। सब राजा का कर वसूलने का एक तरीका है। तो बस इजारेदारी कोई अलग चीज नहीं है। ये जो जिस तरीका से कर को वसूली करता था, कर का वसूली तो हर एक राजा करता था, हम्म। लेकिन ये ये इजारेदारी प्रथा के थ्रू, मतलब जिस तरह से ये कर वसूली करता था, वो उसको इजारेदारी प्रथा नाम दिया। बस यही है इस लाइन का मतलब। समझ में आ गया कि जो खेती करने के लिए पैसा दिया उसको तबाकी ऋण कहा, और जो इस तरह वो उघार रहा है उसको इजारेदारी प्रथा कहा। वसूलने के लिए अपना एक नाम दे दिया। हाँ, हाँ। अगला ये नहीं कि पढ़ते हैं। कृषि ऋण देने के लिए तबाकी ऋण था। आगे अच्छा। अगला लाइन। मुर्शिद कुली खान ने जब बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया, इसके खिलाफ सीताराम राय, सुजात खान, निजात खान इत्यादि के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसे मुर्शिद कुली खान ने आसानी से दबा दिया। हाँ, जैसे भी किसी भी स्वतंत्र प्रांत का कोई स्थापना करेगा तो उसका विद्रोह कोई ना कोई करेगा ही। तो इसी तरह ये सब विद्रोही हुआ, जो बोला कि उससे विद्रोह किया कि नहीं नहीं होता कि हम भी बड़े हैं, तो इसी तरह विद्रोह हुआ तो उसको दबा दिया। अल्टीमेटली जाके अलीवर्दी मुर्शिद कुली खां ये सबको हरा दिया, तो वो बंगाल को अपने पास रखा। ये लाइन उतना मतलब नॉर्मल है, समझने वाला, अंडरस्टैंड, समझ गए। आगे। शासन प्रशासन करते हुए मुर्शिद कुली खान का निधन 1727 ईस्वी में हो गया। उनका उत्तराधिकारी उनका दामाद शुजाउद्दीन बना, जिन्होंने सैद्धांतिक तौर पर बिहार का विलय बंगाल प्रांत में किया तथा बिहार का उप सूबेदार अली वर्दी खां को बनाया। हाँ, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, काहे कि इसमें बिहार का भी विलय बंगाल प्रांत में हुआ है, और जो कि फिर बंगाल से बिहार अलग ही होता है आगे जाके। तो इस इसमें बोलता है कि मुर्शिद कुली खान मर गया शासन करते हुए 1727 ईस्वी में। हम्म। उसके बाद उसका कोई भी उत्तराधिकारी था, उसका नाम सुजाउद्दीन था। वो एक काम किया कि वो ना बिहार के प्रांत को भी बंगाल में मिला लिया, और जो बिहार का क्षेत्र के पास बिहार के क्षेत्रीय बिहार का जो क्षेत्र था ना, उसका उप सूबेदार अली वर्दी खान को बनाया गया। सूबेदार मीन्स होता है कि जो टैक्स वसूलना, दीवान और जमीन वमीन जितना भी होता है ना, देख रहे हैं कि उस क्षेत्र का मालिक समझ लीजिए हम्म। कि सूबेदार मीन्स होता है पूरे सूबे का। थोड़ा सा इस जगह सोनू वो कीजिए तो, सूबेदार और दीवान में अंतर। दीवान तो पैसा कलेक्ट करने का रहता है, तो उसको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए तो। सूबेदार वही हुआ जो कि सूबे मतलब एक एरिया होता है, उस एरिया का जो हाँ, टैक्स कलेक्ट करता है ना, उसी को सूबेदार बोलते हैं। हाँ, वही वही मतलब यही है, वही बोलना चाह रहे थे, सूबे का मतलब अर्थ ही क्लियर हुआ लगे। कि एक एरिया होता है, और सूबेदार का हाँ। अर्थ हो गया कि उस सूबे का जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसको सूबेदार बोलते हैं। हम्म। तो यही हुआ। अब इसमें ये लाइन में इम्पोर्टेंट है कि 1727 में मर गया ये मुर्शिद कुली खान, जो बंगाल को अलग किया था मुगल प्रांत से, और उसका दामाद सुजाउद्दीन बना। और वो सुजाउद्दीन काम किया कि बिहार को भी मिला लिया उसमें बंगाल प्रांत में, और वहां का उप सूबेदार अली वर्दी खां को बनाया गया। ये लाइन मतलब नहीं लिखता, अगर अली वर्दी खान आगे जाके राजा नहीं बनता ना, तो ये लाइन वो लिखवो नहीं करता कि बिहार का उप सूबेदार अली वर्दी खां को बनाया। ये हम्म। अली वर्दी खां आगे जाके बड़ा रोल अदा किया ना, इसलिए इसको यहीं से इंट्रोड्यूस कर दिया कि बिहार का उप सूबेदार था उस टाइम। जब मिलाए थे ना, तो अली वर्दी खां उप सूबेदार था। चलिए आगे बढ़िए। ये लाइन सुजाउद समझ में आ गया। समझ पढ़ते हैं अगला। सुजाउद्दीन का 1739 हम्म। ईस्वी में निधन हो जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब उनका बेटा सरफराज खां बना, जो काफी अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का था।
हाँ, तो इसका लाइन का मतलब है कि सुजाउद्दीन मर गया 1749 या 39 उनचालीस उनचालीस 39 में मर गया। और इसका उत्तराधिकारी जो था वो बड़ा ही मतलब कमजोर था और मतलब क्या कहते हैं योग्य नहीं था। उसका नाम था सरफराज खां। तो यही सबको देखते हुए अली वर्दी खां को मौका मिल गया कि जानबे करते हैं राजतंत्र में एक दूसरे के पीछे पड़ा रहता कि कौन मरेगा, अगर कमजोर होगा तो उसको हम हटा के हम राजा बनेंगे। तो अली वर्दी खां योग्य भी था। तो बोला कि ये तो पूरा विलासी प्रवृत्ति का आदमी है, इसका बेटा ये उत्तराधिकारी सरफराज खां। तो वो दोनों के बीच बोला अब इसको हटा के हम बनते हैं। तो वही हटाने के क्रम में ये दोनों के बीच युद्ध हुआ। उसको हम लोग कहते हैं गिरिया का युद्ध नाम दिया गया कि अगला हाँ। नवाब कौन बनेगा बंगाल का। बंगाल का नवाब अब अलीवर्दी खां बनेगा। गिरिया का युद्ध हुआ सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज के बीच और अलीवर्दी खां जो बिहार का उप सूबेदार था। दोनों के बीच युद्ध हुआ। अलीवर्दी खां जीत गया और वो अगला नवाब बना बंगाल प्रांत का। और यही युद्ध को गिरिया का युद्ध कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि गिरिया का युद्ध किन किन के बीच हुआ। तो अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच। सरफराज खां कौन था? सुजाउद्दीन का बेटा। और सुजाउद्दीन कौन था? मुर्शिद कुली खां का दामाद। समझ में आया? समझ इस में जगह से अलीवर्दी खान नया आदमी आ गया। इस अलीवर्दी खान एक तो नए तरीका का आदमी हुआ, उसका शासन का नहीं न। मतलब ये अली वर्दी खान जीत गया हाँ, तब वो आगे जाके अलीवर्दी खान उसका सत्रह सौ बना सत्रह राज। चालीस छप्पन। हाँ एक ही साल में सरफराज खान को मार दिया। 39 में उसका बाप मारा सुजाउद्दीन, और फिर उसको मार दिया 1740 में अलीवर्दी खान। अब देखिए अलीवर्दी खान टॉपिक है ये 1740 से 1756 रहता है, पढ़िए। अलीवर्दी खान ने बंगाल के नवाब बनने के बाद मुगलों को कर देना बंद कर दिया तथा उस कर की राशि से बंगाल का विकास किया, जिस कारण बंगाल काफी समृद्ध हो गया। और इसलिए अलीवर्दी खान के शासनकाल के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। हाँ, हम बताएं जैसे पीछे कि वो लोग तो अलग किया था लेकिन टैक्स दे रहा था। इसलिए टैक्स दे रहा था तो फिर उतना असर नहीं पड़ा वहाँ के क्षेत्रीय समाज को, क्या वहाँ का पैसा तो कर के रूप में जाइए रहा था। लेकिन अलीवर्दी खान क्या किया, बोला कि हम अब कर भी नहीं देंगे मुगल को, जितना भी पैसा है यहाँ से कलेक्ट करेंगे और यहीं पे खर्चा करेंगे। तो अलीवर्दी खान क्या किया, एक तो टैक्स देना बंद कर दिया मुगल को, और बंगाल का पैसा बंगाल में ही खर्चा किया, जिसके कारण से बंगाल बहुत विकासशील हुआ और समृद्ध हो गया। और वो सोने का सोना स्वर्ण मतलब क्या कहते हैं पूरा स्वर्ण की तुलना में उसका कंपैरिजन करने लगा। और यही सब देख के ब्रिटिश का भी बंगाल के तरफ बहुत ज्यादा झुकाव था, काहे कि एक तो समृद्ध एरिया था और यहाँ पे जनसंख्या अधिक था और क्षेत्र भी बड़ा था, और यहाँ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका था बंगाल में। तो यही कारण है कि उसको भारत का स्वर्ग भी कहा जाने लगा। चलिए आगे इसीलिए पढ़िए। अलीवर्दी खां को जो है बंगाल का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। हाँ, बंगाल का वास्तविक संस्थापक अलीवर्दी खान को ही कहते हैं, काहे कि ये बहुत विकास किया था। जो भी किसी भी राज्य में विकास के लिए नहीं, मतलब ये जो टैक्स देना बंद कर दिया ना, एक तरह से स्वतंत्र, पूरा हाँ तरह स्वतंत्र हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं हाँ वास्तविक संस्थापक। हाँ, चलिए आगे वाला लाइन। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया और कहा कि अगर मधुमक्खी को न छेड़ा जाए तो वह शहद देती है, और अगर छेड़ दिया जाए तो वह काट कर खा जाती है। हाँ, ये एक स्टेटमेंट है। वो उसका ना स्वरूप को बताया कि उसका कैसा पर्सनालिटी है। ब्रिटिश का व्यापार करने आया है और वो सबके पास बुद्धि भी था और सबको देख लिया था। वाली का युद्ध हुआ, ये सब सब पते रहता है ना कि ये सब इतना युद्ध कर लिया है। वो बोला कि इसको जो करना है इसको व्यापार मतलब स्टेटमेंट दे दिया है कि मधुमक्खी की तुलना करके बोला कि इसको नहीं छेड़ो, ये अपना छत्ता शहद देगा, छेड़ दिया तो ये तुमको भमोर के खा जाएगा। नहीं, उसका कहना था कि जो कर रहा है व्यापार उसको करने दो, और मतलब ज्यादा उसको उकसाओ नहीं। तो इस लाइन का मतलब यही है कि उसका तुलना कर दिया है मधुमक्खी से। स्टेटमेंट है। आगे स्टेटमेंट बढ़िए। इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू में के हिसाब हाँ, से। ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक। सीबीपीएससी सब भाषा में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम्म पढ़ते हैं। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने से रोक लगा दिया। हम्म जैसे कि ब्रिटिश सब आया ना तो वो देखने लगा कि मुगल कमजोर होने लगा, क्या कि वो सब तो यही ताक में पहले तो व्यापार करने के लिए आया।
जैसे फिर वो भारत का स्थिति देखा ना, तो उसका मन में लालसा हुआ कि बोला कि अब हम यहाँ का राजनीति में घुसेंगे। तो इसी तरह करते करते वो जब बंगाल में व्यापार कर रहा था, फर्रुखसियत से 1717 में उसको फरमान मिला था ना। मतलब ब्रिटिश को क्या हुआ कि जब ब्रिटिश अधिकारी था एगो, मतलब पहले का कहानी, एक तो कहानी बता रहे हैं, तब इस जगह रिलेट करेंगे। ठीक। 1717 में फर्रुखसियत बीमार पड़ा। मुगल बादशाह का नाम था फर्रुखसियत। तो बीमार पड़ा ना, तो एकदम लाइलाज, उसको पीलिया बीमारी हो गया था। तो भारत का कितना भी वैद्य ठीक करना चाह रहा था, तो वो ठीक नहीं कर पाया। तो ये बात का पता चला उसको, अंग्रेज को। और अंग्रेज यूरोप का देश तो उस टाइम विकसित था, तो उसके पास एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। तो हैमिल्टन आके उसका वो किया, इलाज किया फर्रुखसियर का। तो ठीक हो गया फर्रुखसियर। वो इतना खुश हो गया, तो वो बोला कि मैग्ना कार्टा नहीं कहता है, फरमान जारी कर दिया, बोला कि जाओ तुम बंगाल में व्यापार करो। तो वही कारण से अंग्रेज जो है ना यहाँ व्यापार करता था पूरा, जिसके कारण उसको रोक भी नहीं पाया था अली वर्दी खां। लेकिन वो केवल व्यापार कर रहा था और कुछ पैसा लेके मुगल को दे रहा था। लेकिन जब मुगल से आजाद किया, तो वो पैसा उसको नवाब को देता था, जो वहां से कर के रूप में अंग्रेज देते थे उगा के, तो उसको देते थे नवाब को। तो यही हुआ कि धीरे धीरे क्या करने लगा कि वो किलाबंदी करने लगा, अपना सैनिक रखने लगा। अरे तुम व्यापारी है, तुम व्यापार करो, अनाज रखो, ये रखो। तुम सैनिक काहे रख रहा है, तुम घेरा पूरा काहे एकदम किला ऐसा बना रहा है राजा की तरह। तो यही बात का विरोध किया अलीवर्दी खां, और फ्रांसिस को किया, और इसको क्या कहते हैं, अंग्रेज को। अंग्रेज का किला था कलकत्ता में, और फ्रांसिस का किला था चंद्रनगर में। ये हम चंद्रनगर। लोग यूरोपीय कंपनी के आगमन में पढ़े भी थे, इसका कहाँ कहाँ था फैक्ट्री। तो हम लोग को इसमें मेन याद रखना है कि चंद्रनगर किसका था, फ्रांस का। फ्रांसीसी का। हाँ, कलकत्ता में किसका था वो फैक्ट्री, अंग्रेज। तो अंग्रेज का। ये सबको किलाबंदी से रोका था कि तुम अपना किलाबंदी नहीं करो राजा की तरह, और अपना सैनिक नहीं रखो। तुम व्यापार करने आया, व्यापार करने के लिए रहो। यही हुआ, आगे पढ़ी। अलीवर्दी खां के समय मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसमें मराठों की जीत हुई। तत्पश्चात अलीवर्दी खां ने मराठों के साथ समझौता किया। समझौता के तहत उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया तथा 6 लाख रुपया वार्षिक देना भी स्वीकार किया। हाँ, जैसे कि हम लोग अभी बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि और भी भारत के क्षेत्र में और किसी का शासन नहीं होगा। तो हम लोग बंगाल में, इसी के साथ साथ कहीं दूसरे जगह भी शासन चल रहा होगा। उसी तरह मराठा का चल रहा था। तो मराठा उस टाइम बहुत शक्तिशाली था। तो मराठा आक्रमण किया इस पे, बंगाल प्रांत पे। बंगाल प्रांत पे ये भारतीय का युद्ध, मराठा तो भारत का ही था। तो वो आक्रमण किया, और अलीवर्दी खां उसमें हार गया, मराठा जीत गया। अच्छा। अब जीत गया है, तो या तो पूरा वहां पे राज करता है, या तुम वहां का टैक्स दो। अच्छा। तो जो उसको क्या कहते हैं, इसको मिला था ना, मुर्शिद कुली खां को बोला था कि तुम वो कर लो, उड़ीसा भी दे दिया था फर्रुखसियर। तो वो उड़ीसा का क्षेत्र क्या किया अलीवर्दी खां, मराठा को दे दिया। बोला कि लीजिए, आप युद्ध जीते हैं, आप ये रखिए। नहीं तो वो जो युद्ध जीता वो तो उसको मार ही हो सकता है राजा को। लेकिन वो लोग समझौता कर लिया, मेन तो पैसे होता है ना। बोला आप उड़ीसा का क्षेत्र रख लीजिए, और हम आपको 6 लाख रुपया हर साल आपको टैक्स के रूप में देंगे। बोला ठीक है, आप जाइए। तो इसमें ताकि मराठा को कितना, क्या रुपया, वो कौन कौन क्षेत्र दिया और कितना 6 लाख पैसा दिया, रुपया तो 6 लाख। वार्षिक। हाँ, वार्षिक सालाना उसको टैक्स कर किराया के रूप में दिया, और उड़ीसा का क्षेत्र दे दिया। बोला कि ये क्षेत्र आप रखिए, आप इसको जैसा चलाना चाहते हैं चलाइए। आगे। अलीवर्दी खां का निधन 1756 ईस्वी में हो गया। उसका उत्तराधिकारी उसका नाती सिराजुद्दौला बना। हाँ, ये बताया ना, जैसे कि अलीवर्दी खां जो था ना, उसका एक भी बेटा नहीं था। तो उसको सिर्फ बेटी था, और बेटी से उसको नाती की प्राप्ति हुआ। और ज्यादा बेटी था, 3 ठो बेटी था, या 3 4 ठो था, जितना भी रहे। तो वो अपना नाती को बनाया, बोला कि, और बताता था भी कि अंग्रेज कितना खराब है, इसको ज्यादा तुम किलाबंदी करने देगा तो फिर ये बंगाल पे अधिकार कर देगा। तो वो अपने नाना को देखते रहता था बचपन से कि नहीं, अंग्रेज ऐसा है। तो अगला नवाब सिराजुद्दौला को बनाया। अलीवर्दी खां जब मर गया, तो उसका नाती बना 1756 में। अगला पेज पर 1756 से लड़की और सिराजुद्दौला। 1757 तक। मैसेज देखो हाँ। फ्रेंड्स, हाँ? मैसेज देखो, मैसेज किए हैं।
ये नया शुरू करते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के हाँ बस नाम करो। बंगाल के नवाब बनने का विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम, ढाका की बेगम और उसका मौसेरा भाई साकेत जंग पूर्णिया का हाँ नवाब ने किया। हाँ। जैसे कि होता है ना कि ये जैसे राजा बना तो उसका मौसी सब बोली कि मेरा भी तो बेटा है, मेरा बेटा काहे नहीं बनेगा, तो कोई एक ही बन सकता है। जब ये नवाब बना ना तो उसका घरे में विरोध हो गया, उसकी मौसी घसीटी बेगम और उसका मौसेरा भाई जो पूर्णिया का नवाब था साकेत जंग, उसका विरोध किया और जाके अंग्रेज से मिल गया। समझे? तो बोलने लगा कि अब इसको हटाइए। सुनिए कहानी, ठीक। जैसे घर में विवाद हुआ तो बोलने लगा कि वो कोई अंग्रेज से जाके मिल गया, काहे कि अंग्रेजे ने देने लगा। तो सिराजुद्दौला भी बोला कि उसका नौना जैसे उसको विरोध करता था कि आप किलाबंदी नहीं कीजिए, तो सिराजुद्दौला भी बोला कि किलाबंदी नहीं कीजिए, लेकिन ये लोग नहीं माना। तो ना तो क्या हुआ कि 20 जून 1756 में वो घटना हुआ। ये क्या किया, कलकत्ता अभियान किया, कलकत्ता की ओर निकला कि अंग्रेज को वो करने के लिए, हराने के लिए, खदेड़ने के लिए। तो अंग्रेज को खदेड़ दिया, काहे कि उसका वहीं पे था कंपनी फैक्ट्री। और बोला, वहां से सब अंग्रेज भाग गया। फिर बोला समझौता करने के लिए आया, बोला कि आप कुछ ले दे के हम लोग को करने दीजिए, फोर्टी किलाबंदी करने दीजिए अंग्रेज। तो ये क्या किया सिराजुद्दौला, एक छोटा जैसा कमरा था, तो उस दिन उससे 146 ठो ब्रिटिश आदमी मिलने आया था कि आज कुछ निष्कर्ष निकलेगा, हम लोग को किलाबंदी करने के लिए देगा। तो वो क्या किया सिराजुद्दौला, 146 अंग्रेज को पकड़ के एक छोटा जैसा रूम में एकदम बंद कर दिया। 146 को आदमी बंद किया, रात भर बंद रखा ना, सुबह खोलता है गेट तो देखता है कि उसमें मात्र 23 को जिंदा है। 123 लोग का दम घुट के मर गया, इतना छोटा जगह था। तो यही कहानी को ब्लैक होल की घटना कहते हैं, जो कि आगे लाइन में लिखा हुआ है, बस पढ़ के इसको निकलिए। ठीक है। अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया। जब इसकी जानकारी सिराजुद्दौला को हुई तो उन्होंने अपनी सेना के साथ कलकत्ता का अभियान किया। उस समय कलकत्ता का अंग्रेज प्रभावी रोजर ड्रैक और सेनापति मिनीचीन था, जो सिराजुद्दौला के डर से भाग खड़ा हुआ तथा ये लोग फुल्टा नामक बंदरगाह पर जाकर छिप गया। हाँ, यही लाइन बोले ना कि वो निकला था कलकत्ता का अभियान करने के लिए और सब अंग्रेज डर के भाग गया। बस इसमें याद रखने वाला चीज है कि जब वो कलकत्ता का अभियान किया तो अंग्रेज का प्रभारी कौन था और सेनापति, तो उस टाइम प्रभारी था रोजर ड्रैक और सेनापति मिनी चीन। और आगे बढ़िए, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना। नवाब सिराजुद्दौला अपने कलकत्ता अभियान के क्रम में 20 जून 1756 को एक छोटे से काल कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया। जब अगली सुबह काल कोठरी खोला गया तो उसमें मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे। इसी घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। यही घटना घटना बैटल ऑफ प्लेसी का तात्कालिक कारण बना। इस घटना का विवरण हॉलबेल नामक अंग्रेज ने दिया। जब ब्लैक होल की घटना अब का रुकिए, पता अब रुकिए। जैसे नहीं हुआ कि बताया ना कि 143 गो लोग को बंद कर दिया कमरों में, सब मर गया, मात्र 23 गो बचा। उसमें से एक आदमी था हॉलबेल। वही जाके इंग्लैंड में बताया कि देखिए ना, इस तरह करके बंगाल का शासक अंग्रेज को बंद कर दिया और हम लोग 23 गो बचे, उसमें एक हॉलबेल भी था। वही जाके बताया था, घटना का विवरण दिया था। तो क्या कहते हैं इसको, आगे पढ़िए अब। जब ब्लैक होल की घटना का पता कंपनी के मद्रास स्थित मुख्यालय को लगा तो वास्टन एंड रॉबर्ट स्लीव के नेतृत्व में एक बड़ी क्लाइव है, क्लाइव रॉबर्ट के क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बड़ी अंग्रेजी सेना कलकत्ता पहुंची और कलकत्ता के प्रभावी मानिक चंद से समझौता करके कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। हाँ, तो क्या हुआ कि यही घटना का पता चला ना, तो ब्रिटिश का 3 जगह मुख्य जगह था, बंगाल, बम्बई और मद्रास, 3 जगह था। तीनों जगह अलग अलग गवर्नर नियुक्त करता था। ये सब घटना बाद पूरा अंग्रेज दहल गया। तो जो मद्रास का जो था ना, क्या कहता है, जो कमांडर था या जिसको गवर्नर कहते हैं, मद्रास का गवर्नर उस टाइम वाटसन एंड रॉबर्ट क्लाइव था। उसको पता चला तो वो कलकत्ता पहुंचा कि ऐसा कैसे हो गया। तब तब ना समझौता हुआ कलकत्ता में
तो बोला कि ठीक है आप दुर्ग कर सकते हैं, काहे कि पूरा एकदम ये बहुत बड़ा घटना था कि इतना आदमी मर गया। तो थोड़ा सा सिराजुद्दौला झुका, तो वो बोला ठीक है आप कलकत्ता के संधि के तहत आप कलकत्ता पे वो कर लिया, क्या कहते हैं, अधिकार कर लिया। और अलीनगर का संधि हुआ इसके बाद आगे जाके आया उधर से पूरा बड़ा सेना लेके आया, मद्रास का लेके आया, बम्बई का लेके आया, तो पूरा बंगाल में उतार दिया सेना रॉबर्ट क्लाइव, और कलकत्ता पे अधिकार किया। आगे पढ़िए। अलीनगर की इसमें संधि। याद इसमें याद करने लायक था बस कि जानते हैं हम्म, कि ब्लैक होल की घटना में कब हुआ, 20 जून 1756, और हम्म। इसका जानकारी कौन दिया था, हॉलवेल, यही था इसमें याद करने का। और ये प्लासी का युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। यही 3 चीज इसमें याद करने लायक है। आगे बढ़िए। अलीनगर की संधि। यह संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजदौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इस संधि के तहत नवाब सिराजदौला ने अंग्रेजी कंपनी को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया। हाँ, तो ये अलीनगर की संधि हुआ, ये इसके पीछे कहानी बताते हैं कि जैसे कि उसका घर वाला भी मिल गया था अंग्रेजी के साथ, तो सिराजुद्दौला पे दबाव पड़ने लगा। एक तो पहले वो 143 लोग में से 123 लोग को मार दिया था उसमें, ब्लैक होल की घटना में, सिराजुद्दौला के द्वारा। और ये आंतरिक रूप से कमजोर होने लगा, क्या इसका घरे में फूट पड़ने लगा। तो ना मिल के सबको संधि करवाया अंग्रेज और इसके बीच। तो ये ना संधि के तहत ये कहा गया कि ठीक है आप कलकत्ता का किलाबंदी कीजिए, और फर्रुखसियर जो फरमान जारी किया था ठीक है कि आप व्यापार कीजिए अच्छा तरीका से, तो वो लागू हो गया कि ठीक है अंग्रेज को फिर से अंग्रेज को नगर संधि से फायदा हुआ। एक तो उसको किलाबंदी करने का मिल गया, और ऊपर से जितना फर्रुखसियर उसको व्यापारिक छूट दिया था वो फिर से बहाल हो गया। तो यही लाइन अलीनगर की संधि यही था। इसमें इम्पोर्टेंट है कि अलीनगर की संधि कब हुआ था, तो 9 फरवरी 1757 में। और इसका घटना कब हुआ था, हॉलवेल का, ब्लैक होल का, 20 जून 20 जून 1756 में। 1756। आगे। साथ ही हम्म। साथ युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मुगल बादशाह फारुखसियार के द्वारा दिए गए व्यापारिक अधिकार को बहाल करवाने की घोषणा की। ये नहीं था कि उसको मिला था अंग्रेज को जब 1717 में उसका बीमारी सही किया था हम्म, फ्रक्सियर का, तो उसको दिया था व्यापारिक छूट, तो वो फिर से बहाल कर दिया। बोला ठीक है आपको जिस तरह व्यापार करना है कीजिए। हम्म। हम्म। इसके बाद है प्लासी आगे। का युद्ध। हाँ, प्लासी के अब युद्ध इसके का। पीछे हम दो इसका सुनिए, इसके ठीक। पीछे हम 2 मिनट बताते हैं और जल्दी से खींच देंगे हम प्लासी का युद्ध, ठीक। ठीक है। ये सब हो गया, आप पता चल गया न कि बंगाल में कैसे ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच तनाव था। हम्म। तो यही सबको देखते हुए अंग्रेज को पता था सिराजुद्दौला बड़ा कड़ा शासक है, इसका कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। युद्ध के रूप से तो नहीं जीत पाएंगे, काहे कि बंगाल उस टाइम बहुत बड़ा था और एकदम समृद्ध था, उसके पास सेना भी था। हाँ। तो ना अंग्रेज षड्यंत्र करना स्टार्ट किया, इसका जितना भी था उसका मौसेरा भाई मौसी तौसी सबसे मिल गया। और ये वो लोग मिल गया कि ठीक है अब इसको सिराजुद्दौला को हटाना चाहते हैं, इसको हटा देंगे, आप लोग मेरा साथ दीजिए। तो उसका मौसी सब भी साथ दिया। इसका सेनापति था मीर जाफर, उसको कम बुद्धि था समझे, लेकिन वो सोचता नहीं था, तो लेकिन वो सेनापति था, तो बोला कि ठीक है मीर जाफर को मिला लेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। तो ये लोग पूरा मिला लिया मीर जाफर को भी अपने तरफ, उसका मौसी घर और वो सबको मिला लिया मीर जाफर को। अब उसको लगा सिराजुद्दौला को कोई नहीं मिला है, तो अंग्रेज ज्यादा वो करने लगा बदतमीजी, तो युद्ध छेड़ दिया एगो। सिराजुद्दौला बोला उसको आते हैं शांत करके अंग्रेज को। तो अंग्रेज भी यही ताक में था एकदम, तो ये पूरा षड्यंत्र था, उसको फंसा रहा था सिराजुद्दौला को। क्या किया, सिराजुद्दौला सेना लेके गया, जैसे न सेना लेके, दोनों का सेना आसपास हुआ, देखता है कि मीर जाफर नेतृत्व कर रहा था, कि उसका सेनापति मीर जाफर था। मीर जाफर जो है ना पहले से मिला हुआ था, तो बोला कि महाराज आप क्या कीजिएगा, इसको कर देंगे। तो अपना सेना का आदेश ही नहीं दिया कि आप तुम युद्ध करो, कहा कि युद्ध का आदेश देना सेनापति का होता है। यह अंग्रेज इसको एकदम पूरा अंग्रेज का पूरा दिमाग था कि सिराजुद्दौला को कैसे मारे। तो सिराजुद्दौला को भनक पड़ गया कि लगता है कि मेरे साथ वो हुआ है, धोखा हुआ है। तो उसको उसका दूठो सेनापति जो कि नहीं मिला था, उसका नाम था क्या, मोहनलाल और मीर मदन, समझे। तो वो बोला कि आप यहाँ से भागिए, ये लोग ये षड्यंत्र है एक।
तो सिराजुद्दौला भागा। तो वो भाग के सोचा कि जाते मीर जाफर का बेटा के पास जाके उधर छिप के बोला था कि कुछ भी होगा तो यहाँ आके छुपने के लिए। तो मीर जाफर का बेटा के पास गया, उसका नाम था मीरन, मीर जाफर का बेटा का। सोचा कि यहाँ पे हमको शरण मिलेगा, वहीं पे सिराजुद्दौला का उसका बेटा मीरन हत्या कर दिया। तो यही था प्लासी का युद्ध। तो इसी का कथा हम ही पढ़ के सुनाते हैं। प्लासी का युद्ध जो हुआ ना, वो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। तो और इसका कोई युद्ध नहीं था, ये एक षड्यंत्र था। यही लाइन लिखा है, यह युद्ध कुछ चंद घंटों में समाप्त हो गया, ये कुछ देर में ही समाप्त हो गया, कि एक षड्यंत्र सबको पहले मिला हुआ था। और इसका तारीख याद रखना है कि 23 जून 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 23 जून 1757 में। और बोला था इधर से सिराजुद्दौला था, और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, जो पहले मद्रास का गवर्नर था ना, तो वो यहाँ पे आया ये सब घटना देख के। क्लाइव बड़ा क्लाइव बहुत बुद्धिमान था अंग्रेज के तरफ से। और अंग्रेज की तरफ से तो उधर से नेतृत्व किया क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। तो है प्लासी का युद्ध का नेतृत्व कौन किया? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। फिर ये है कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जीत हुआ, और नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा देते हुए अंग्रेजी कंपनी का साथ दिया। उसका सेनापति मीर जाफर अंग्रेजी कंपनी का साथ दिया। और ध्यान रहे कि युद्ध में मोहनलाल और मीर मदन के नेतृत्व में एक छोटी सैन्य टुकड़ी टुकड़ी सिराजुद्दौला के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। तो सिराजुद्दौला के लिए दो ही आदमी लड़ा था। मेन आदमी मोहनलाल नाम उसका था, और एक का नाम था मीर मदन, जो कि सिराजुद्दौला का साथ दिया था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर हुआ ये प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला के हार के बाद वो अपने राजधानी वापस लौट रहा था। वो हार गया था, वहां पता चला, तो वो सोचा कि राजधानी लौट रहा था, तो उसका बेटा जो था मीर जाफर का पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। तो सिराजुद्दौला का हत्या मीर जाफर का बेटा कर दिया, जो सेनापति का बेटा था वही कर दिया। क्या कि उसको बोला था मीर जाफर को कि सिराजुद्दौला हटेगा ना, तुमको हम बनाएंगे बंगाल का नवाब। तो ये मान गया कि अभी हम सेनापति है, अगर ये सिराजुद्दौला हटेगा तो हम नवाब बन जाएंगे, इसलिए वो उसका साथ दे दिया। तो सिराजुद्दौला मर गया। अब क्या किया? 1757 में मीर जाफर, उसका सेनापति मीर जाफर को अब गद्दी बैठाया अंग्रेज। बस नाम का था मीर जाफर की शासन पे बैठा था, वो अंग्रेज जीत गया तो अब उसके अनुसार होगा। बस नाम का राजा था मीर जाफर। और जैसे युद्ध खत्म हुआ, वो रॉबर्ट क्लाइव, उसका जो रॉबर्ट क्लाइव युद्ध जीता था उसी के इशारे पे काम करता था मीर जाफर। 3 साल तक रहा मीर जाफर नवाब, इस पे बंगाल का नवाब बना रहा। और इसको स्टेटमेंट दिया गया कि मीर जाफर जो पूरा क्लाइव का गिद्दड़ या गधा कहा गया, जो एकदम पूरा रॉबर्ट क्लाइव। और मीर जाफर ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए अंग्रेजों के उपहार के स्वरूप दिया। और वो राजा नवाब बनते ही मीर जाफर से वो 1 करोड़ 70 लाख रुपया अंग्रेज लिया, मीर जाफर से। फिर 24 परगने नामक जिला भी अंग्रेजों को दे दिया। और साथ ही वो युद्ध जीतने के बाद अपने तरीका से क्षेत्र भी लिया, 24 परगना। तो इस लाइन में था कि टोटल ओवरऑल निकला कि सिराजुद्दौला मर गया, मीर जाफर गद्दी पे बैठा। वो एकदम चाटुकार था उसका, क्लाइव का। वो वही उसी के सहारे पे रहता था, कठपुतली था क्लाइव का। तो उसको कहा गया तुम क्लाइव का गीदड़ या गधा है। और युद्ध जीतने के बाद वो 1 करोड़ 70 लाख रुपया पैसों लिया अंग्रेज इससे, क्या कहते हैं, बंगाल से। और 24 परगनों का वो लिया, क्षेत्र भी लिया। यही था। यही सब देखते हुए मीर जाफर जो हुआ ना, अब उसको लगने लगा कि हम तो गलती कर दिए। वो ना मजबूर हो गया था, जितना भी पैसा का काम होता था वो अंग्रेज ले लेता था, और बोलता था तुमको शासन व्यवस्था चलाना है तो तुम चलाओ। राजा को बोलता तुम बस शासन देखो, और इतना पैसा का काम है हम कलेक्ट करके ले लेंगे। क्या है कि अंग्रेज सब में यहाँ लूटने के लिए ही आया था, तो बंगाल को भी लूट लिया एकदम पूरा। बंगाल को लूटना स्टार्ट किया सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद। तो ये सब देखते हुए ना मीर जाफर तंग हो गया, तो वो ना शासन छोड़ दिया। तो वो बोला कि मेरा मेरा दामाद है मीर कासिम। देखिए अगला पेज में होगा 1760 से 1763, मीर कासिम। हाँ हाँ, देख रहे हैं। दो- मीर देखे कासिम। ना। हम्म। हाँ। तो ये जो था मीर कासिम, बोला उसका दामाद को मीर कासिम को बनाया शासक। बोला अब तुम शासन करो। लेकिन मीर कासिम जो था ना, वो थोड़ा सही दिमाग का था, अच्छा शासक था। वो अंग्रेज को ज्यादा भाव नहीं देता था।
जैसे शासन बना, बोला कि तुम किलाबंदी रोको, ये सब बोलने लगा। अंग्रेज बोलने लगा कि वो तंग होने लगा सिराजुद्दौला की तरह। ये क्या किया कि बोला कि हम अपना क्षेत्र काम ना अपना सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, कि कलकत्ता में अंग्रेज का फैक्ट्री भी था और कलकत्ता वहां पे राजधानी के आसपास भी पड़ता था। ये क्या किया, अपना राजधानी को हस्तांतरित कर लिया, मुंगेर लेते आया अपना राजधानी को। और यहाँ मुंगेर राजधानी लेते आया और गोला बारूद का एकदम युद्ध के खिलाफ सोचा कि अंग्रेज से युद्ध लड़ेंगे, तो यहाँ पे गोला बारूद का कारखाना डाल दिया मुंगेर में। और अभी भी वहां पे बनता है क्या कहते हैं, बंदूक गोली सब। तो यही सब देखते हुए क्या कहते हैं, मीर कासिम को हटा दिया अंग्रेज वहां से। बोला तुम नवाब नहीं रहेगा, अब मीर जाफर फिर से रहेगा। इसमें तब क्या किया, इसके बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध पढ़ने के लिए हम लोग को और दो राज्य पढ़ना पड़े, एक राज्य पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है अवध। तो क्या कहते हैं, पहले अवध पढ़ ले कि पहले बक्सर का युद्ध निपटा दे? निपटान दीजिए, वैसा कुछ खास अंतर नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसका राजा उसका नाम बता दीजिएगा, रेफरेंस लेके हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आया? सुनिए बताते हैं, बताने से जो पहले है ना, स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ लिया, पढ़िए या नहीं तो पढ़ देंगे हम, तब सही ठीक है, रहेगा बोलने में। हम इसका ओवरऑल बताते हैं। अब बंगाल का 3 बार राजधानी हस्तांतरित हुआ। फर्स्ट बार तो ढाका था इसके मुगल के समय में, और दूसरा बार हुआ मुर्शिदाबाद, और तीसरा बार हुआ मुंगेर। तो बंगाल का 3 राजधानी याद रखना है हम लोग को, मुंगेर, मुर्शिदाबाद और ढाका। ढाका ढाका। हाँ। तो यही सब देखते हुए मीर कासिम बोला कि अंग्रेज को ना वो करना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा। तो इसी तरह का हरकत एक और जैसे राज्य था ना बंगाल, बंगाल के अलावा एक और राज्य था अवध। अवध था, तो वहां का भी यही हाल किया था अंग्रेज। तो वहां का भी शासक इससे बड़ा नाराज था ब्रिटिशर से। और फिर मुगल मुगल का सेना का ज्यादा वैल्यू दे, समय के साथ उसका वैल्यू घटने लगा था। तो फिर उसको भी मतलब शामिल किया गया। तब मीर कासिम किया क्या कि 3 जगह का राजा, एक खुद वो राजा नहीं था, तो फिर उसको हटा दिया था ना। फिर अवध का राजा सुजाउद्दीन नाम था, और उस टाइम मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। तब ये तीनों का सेना मिलके इसको संयुक्त सेना कहा गया। तब आगे जाके बक्सर का युद्ध हुआ। अब लाइन बाय लाइन बक्सर का युद्ध पढ़िए, बताते हैं। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश कंपनी की सेना और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ। भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के उपदस्तीय नवाब मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना शामिल थी। हम्म। ये लाइन वही बोला कि मीर कासिम कैसे इंगे वो किया, अरेंज किया सेना को। अवध का सुजाउद्दौला को लिया, और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को लिया। और ये ओ पदस्थ था, काहे कि ये राजा था ही नहीं मीर कासिम, इसको हटा दिया था। और ये तीनों का सेना था, ये तीनों का सेना को मिला के बोला गया भारत की संयुक्त सेना। 1764 1757 में अंग्रेज ने बंगाल पे अधिकार कर लिया कंप्लीटली। अब 1764 का युद्ध बक्सर का होगा, यहाँ देख रहे हैं भारत का राजा है मुगल, और अवध का सुजाउद्दीन, और सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला सुजाउद्दौला और मीर कासिम। इधर से 3 आदमी रहा, और उधर से ब्रिटिश रहा। दोनों के मुनरो। बीच युद्ध हुआ। और इधर से ये तीनों सेनाओं में से तो कोई एक आदमी नेतृत्व करेगा। तो सुजाउद्दीन किया था नेतृत्व, समझे? सुजाउद्दौला प्रिंस। सॉरी, भूल जाते हैं, सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला नेतृत्व किया था, और उधर से हेक्टर मुनरो किया था। तो दोनों के बीच युद्ध हुआ। तो ब्रिटिश सेना जो है ना, उसको हरा दिया, ये तीनों सेना को। तो बक्सर का भी युद्ध कौन जीता? ब्रिटिश। अंग्रेज। हाँ, ब्रिटिश जीता। तो अब अगला लाइन पढ़िए। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, तो वहीं भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सिराजुद्दौला कर रहे थे। तो लाइन हो गया। इस युद्ध में हाँ, ये लाइन ब्रिटिश, हो गया। ये भी हो गया।
और यहाँ लिखा है भारत में हाँ, ब्रिटिश शासन की स्थापना में यह सबसे निर्णायक युद्ध साबित हुआ। ई लाइन इसलिए बोला गया है कि इसके बाद जब जीत लिया ना, इसमें बहुत सारा कारण है ई लाइन लिखने का। इसमें देखा है जो भारत का एकदम ओरिजिनल क्या बोलते हैं सेना वो था, मतलब राजा राजा था, मुगल शासक, मुगल वो भी इसमें हार गया एक तरह से। और जो बंगाल सबसे समृद्ध राज्य था, उस पे एक तरह से कंप्लीटली वो कब्जा तो हो हार गया। गया था। तो एक तरह से ही वो तो टर्निंग, हो गया 1757 में ना। हाँ हम्म। मतलब एक तरह से पूरा तरफ वो हो गया, कब्जा हो गया। हाँ मतलब तीनों को हरा दिया ना, तो एक तरह से ये टर्निंग पॉइंट होता है जो बक्सर का युद्ध है ब्रिटिश के लिए। हाँ हाँ, मुगल के इसीलिए अंदर जितना भी क्षेत्र था उसका हाँ उसका उसका अधिकार ब्रिटिश को मिल गया, अवध भी मिल गया, बंगाल 1757 में मिल ही गया था, इससे कम्प्लीटली मिल गया। तो इस तरह देखा जाए कि अंग्रेज का कम्प्लीटली कब्जा हो गया भारत पे। तो पूछा जाता है कि निर्णायक युद्ध कौन सा था जिस कारण से कि भारत पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ। तो 1764 का बक्सर का युद्ध। इसका डेट के साथ याद रखना है, 22 अक्टूबर 1764। का है कि पूछा जाता है दरोगा सब में। डेट के साथ इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद लिखा है इस और युद्ध का तत्कालिक कारण लाइसेंस का दुरुपयोग किया जाना था। इसका वही कारण है कि अंग्रेज सबको जो व्यापार करने के लिए लाइसेंस मिला था ना, तो उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग करता था, मतलब अपने सीमाओं से बाहर कम करता था। मतलब जैसे कि शासन व्यवस्था में भी अपना दखल अंदाजी करता था, और टैक्स सब भी ज्यादा कलेक्ट मतलब सब अपने ले लेता था। यही सब देख के ना ये जो था, क्या नाम था, मीर लूट रहा था कासिम, बक्सर पे। हाँ तो इसके दिमाग में हम्म। आया कि इससे युद्ध किया जाए, तो तीनों को जमा किया, तो ये इसका कारण दिया गया एक लाइसेंस का दुरुपयोग अंग्रेज के द्वारा। और फिर वही लिखा है इस युद्ध हम्म। का समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ। अब फिर यहाँ इसके बाद आएगा इलाहाबाद की संधि, कि उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ तो क्या क्या हुआ उसके बाद, फिर क्या क्या डिसीजन हुआ। और नोट है, इस युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर वेंसी टाड थे, फैक्ट के तौर पे हुआ। हाँ, और इलाहाबाद की संधि अब है, इलाहाबाद की दो संधि हुई। इसमें प्रथम संधि जब बार, हराया, क्या बोले, बताइए। जब जब हरा दिया ना संयुक्त सेना को, हाँ तो दो तो गो संधि हुआ। हाँ तो हम्म। और तो वही है जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुआ, और दूसरा हुआ 16 अगस्त 1765 में। अब दोनों में अलग अलग राजा से समझौता करेगा तो वो बताएगा। और अंग्रेज की तरफ से जो था एकल्ले था रॉबर्ट क्लाइव दोनों संधि में। तो उसके बाद है विलियम पीट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दी। इसलिए दिया क्या है कि जैसे कि उसमें भी रोल निभाया था, और क्या बोलते हैं, प्लासी में भी और इसमें भी, बक्सर का युद्ध में भी। तो अंग्रेज के लिए एक तरह से अच्छा नेतृत्व करता हुआ सेनापति हुआ, तो इसलिए इसको ये उपाधि दिया, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। तो उसके बाद इलाहाबाद विलियम की पिट। प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 में हुआ था। और यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। पहला संधि जो हुआ अंग्रेज की तरफ से तो क्यों था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन पहला संधि किया इससे मुगल बादशाह से जो शाह आलम द्वितीय था। अब उसमें क्या क्या किया वो लिखा है नीचे। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न है। इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा से में कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया, अर्थात दीवानी अधिकार प्राप्त किया। अब इसमें पहला पहला चीज ही दिया गया है कि शाह आलम द्वितीय से जो था बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा का जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो अंग्रेज को दे दिया अधिकार, यानी कि जितना भी टैक्स आएगा ना बिहार, बंगाल, उड़ीसा से, सब अंग्रेज लेके जाएगा। उसी को बोलते हैं दीवानी अधिकार। व्यापारो वे- हाँ, व्यापारो करेगा और टैक्सो रख लेगा सब, हाँ, जो पहले व्यापार का तो राजा का पहले था। से था। और जो भी टैक्स आएगा वो भी अंग्रेज, जो कि राजा होता था पहले वो लेता था, लेकिन इसके बाद से अंग्रेज ही लेगा। इस तरह से इससे देखा जा सकता है कि इसका जो कब्जा धीरे धीरे बढ़ रहा है भारत पे। और उसके बाद नोट में है, अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में अंग्रेजी कंपनी आया। आ, उससे भी टैक्स लिया था, जनजाति से भी, तो वही बता रहा। अच्छा हाँ, हाँ हम्म। हाँ ठीक है। इस संधि के तहत व्यापार। कुछ बोल रहे थे कि, नहीं नहीं नहीं। इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन आ, देना अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। और इसमें ये बोला कि अंग्रेज जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अब पेंशन, मतलब कि क्या बोलते हैं, पेंशनधारी बना दिया। अगर कोई पेंशन ले रहा है तो इसका मतलब एक तरह से दूसरे तरीका से देखा जा सकता है वो राजा अब नहीं रहा। अगर कोई राजा रहेगा तो वो थोड़े न पेंशन के भरोसे रहेगा, वो अपना पैसा कलेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे ये साबित हो जाता है
कि मुगल बादशाह का दबदबा पूरी तरह से खत्म हो गया, काहे कि उसको वो टैक्स नहीं ले रहा बल्कि अंग्रेज उसको पेंशन दे रहा है, एक तरह से उसके नीचे हो गया वो। हाँ, और इससे मतलब पता चला कि उसके अधिकार में कोई क्षेत्र नहीं रहा। हाँ, जैसे ही हाँ। पेंशन लेने वाला हो गया सीधा से क्लियर हो गया कि अंग्रेज के नीचे आ गया वो। कालांतर में हम्म। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया। अब इसके बाद का बात है, लेकिन यहाँ लिख दिया है कि जो कि मतलब क्लियर हो जाए। थोड़ा समय के बाद जाके जब वॉरेन हेस्टिंग्स आता है तो वो जो है ना मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना भी बंद कर देता है। हाँ। और उसके बाद है, इस संधि के तहत अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। और यही मतलब कि इलाहाबाद का प्रथम संधि जो है उसी में इससे भी समझौता किया। अवध का जो नवाब सुजाउद्दौला था, उसको बोला कि करा एक क्षेत्र था और इलाहाबाद दोनों को जो है मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया। और उसके बाद नोट में अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में अंग्रेज कंपनी आया, वही बात फिर से लिखा है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि। अब दूसरा जो संधि होगा इससे होगा। आ, 16 अगस्त 1765 में होगा ये, हाँ, 4 दिन रो- बाद, रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अब इसमें है, जो युद्ध लड़ा था सुजाउद्दौला। हाँ, तो इसमें फिर दिया गया है, इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न है। इस संधि के तहत युद्ध हर्जाना, मतलब जो कि युद्ध लड़ने में खर्चा हुआ, के तौर पे अवध के नवाब 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया। अब जितना भी पैसा खर्च हुआ युद्ध लड़ने में सब जो है यही देगा। अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला है उससे 50 लाख रुपया लेगा जो कि युद्ध लड़ने में खर्च हुआ। और दूसरा बात है, इस संधि के तहत अवध के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और अवध का एरिया में जो था ना, फ्री मतलब कि फ्री में व्यापार करने का अधिकार नहीं था अंग्रेज को, लेकिन इसके बाद अब वो भी अधिकार ले लिया कि अब जो अवध में भी व्यापार करेगा तो वहां भी उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री में करेगा बिजनेस जो करेगा। करा और इलाहाबाद के अलावे अवध के अन्य क्षेत्रों पर अवध के नवाब का शासन बना रहेगा। दो ठो क्षेत्र छोड़ के जो कि शाह आलम द्वितीय को दिया मुगल बादशाह को, करा और इलाहाबाद, इसके अलावा अवध में जितना भी एरिया है सब पे इसी का शासन रहेगा। हाँ, सुजाउद्दौला का ही है। और इसमें लास्ट में हम्म। नोट है, बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला हुए। अब यहाँ लास्ट में खाली बता दिया है कि जो बंगाल का लास्ट वो था अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला था, बस यहाँ से वो खत्म हो गया बंगाल। अब नया जैसे क्षेत्र। पहला नवाब था, जैसे पहला नवाब था मुर्शिद कुली खान, उसी तरह अंतिम हुआ मुबारक उद्दौला। हम्म, अब आ गया नहीं। अवध। हेलो। हाँ। हम्म। चलिए, पढ़िए। हाँ। अवध में स्वतंत्र यहाँ तक शासन। पूछ लीजिए, किसी को दिक्कत है? हाँ, कोई भी तरह का डाउट। काहे कोई कि हाथ अब खत्म हो गया बंगाल। कोई हाथ नहीं उठा रहा है, नहीं किसी को डाउट नहीं है। जोर से बोलो तुम दोनों, तुम्हारा आवाज बहुत कम आता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया क्लियर आवाज, ठीक है। अब आवाज शुरू करते हैं। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1722 ईस्वी में सादत खान ने किया। प्रिंस। सुनू, हम बोले सुनू, बोलिए ना पे, हम बोलेंगे। बोलिए। अच्छा। और जिस तरह की सब अलग हो रहा था ना, तो उसी तरह 1722 ईस्वी में ये क्या कहते हैं, अवध का स्वतंत्र शासन का स्थापना शहादत खान ने किया। यो मुगले दरबार में था। इसको जैसे समय मिला ना, तो यो अलग हो गया उससे 1722 ईस्वी में। मुगल, हाँ, तो मुगल शाह रंगीला ने शहादत खान को बुरहान मुल्क की उपाधि दी। इसके पीछे लॉजिक है कि इसके पीछे ना कहानी था कि शहादत खान जो था ना, योग्य भी था। तो जब इससे लड़ने गया तो उसको मतलब वो जीत नहीं पाया था, तो वो इसको दिया था कि मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको बुरहान मुल्क, बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया था। बस उपाधि दिया था इसको मोहम्मद शाह रंगीला ने, कहा कि ये पहले मुगल दरबार में ही रहता था। शहादत खान ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाकर अवध में शासन किया। जब वो अवध राज्य बनाया तो अपना राजधानी फैजाबाद को रखा। 1739 ईस्वी में नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खान को नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन शहादत खान 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। इस लाइन का मतलब है कि शहादत खान डरपोक था,
जब जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ भारत में, नादिर शाह को एशिया का नेपोलियन कहते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट था। जब वो जब वो आया ना आक्रमण करने, तो अपना मदद के लिए मुगल मुगल बुलाया, कहा कि टैक्स वहां से मिलता था। तो शहादत खान डर के मारे आत्महत्या कर लिया। शहादत नादिर खान शाह का खान उत्तराधिकारी उसका बोलिए ना। शहादत शहादत खान का उत्तराधिकारी उसका दामाद सफदर जंग था, सफदर जंग बना। इसका सफदरजंग। मूल नाम अबुल मंसूर खां था। इसके समय में ही मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का 1748 में निधन हुआ। तत्पश्चात अगला मुगल बादशाह अहमद शाह बना, जिसने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया, जिस कारण से इतिहास में सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से याद करते हैं। यही है इसमें कि शहादत खान जब मरा न, तो उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद था सफदरगंज और ये सफदरजंग। नवाब के साथ में वजीर भी बना था, इसीलिए इसका अलग से नाम दिया था हाँ, नवाब, और नवाब वजीर बोलते इसको थे। इसको हाँ, इसको मुगल मुगल का प्रशासनिक में ना, इसको एक पोस्ट दिया था वजीर, जो कि बड़ा होता है, राजा के बाद वजीर होता है। तो इसलिए कहा था कि अवध अवध का ऐसा नवाब जो कि मुगल मुगल बादशाह में मुगल शासन काल में वजीर बना था, उसका नाम क्या है? सफदरजंग। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या कि ये जाके मुगल मुगल शासन में जाके वजीर बना था। वजीर मीन्स, हाँ। और इसका नाम क्या है? इसका एक और नाम है ना, मूल नाम अबुल मंसूर खां। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसलिए इसका मूल नाम भी याद रखना है। 1754 में सफदरजंग का निधन हो गया। तत्पश्चात अवध का नवाब शुजाउद्दौला बना, जो कि आगे जाके बक्सर का लड़ाई किया, यही ना लड़ाई किया था संयुक्त सेना का नेतृत्व शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें शुजाउद्दौला ने अफगान के मूल के शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, तो मोहम्मद था, फिर भी उसका साथ दिया था शुजाउद्दौला भारत की तरफ से, मराठा का नाम देके उसका दिया था, अहमद शाह अब्दाली का। शुजाउद्दौला के समय ही बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने किया था। ये हम लोग पीछे पढ़े ना कि तीनों संयुक्त सेना था, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम और शुजाउद्दौला के संयुक्त सेना का नेतृत्व को एक ही आदमी करेगा, तो शुजाउद्दौला किया था, अवध का नवाब। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। जो दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1764 ईस्वी में हुआ, उसका द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच, जो कि इससे लिया तुमको मारने में जितना खर्चा लगा है, वो युद्ध हार जाने के रूप में लिया 50 लाख। अंग्रेजी से, 50 लाख। शुजाउद्दौला के बाद अवध अवध का अगला नवाब आसफ उद्दौला बना, जिसने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ बनाया। इसका मेन काम रहा इसका अगला शासक का आसफ उद्दौला का, कि ये फैजाबाद से अपना राजधानी हस्तांतरित करके यहाँ पे ला लखनऊ। लिया, लखनऊ ला लिया। लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। वहीं लखनऊ के छोटे इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया। इमामबाड़ा क्या था सुनो? इमामबाड़ा एक मतलब कि महल, उसको नहीं बोलते हैं महल टाइप से, जैसे वास्तुकला में आता था, तो वास्तुकला के क्षेत्र में इसका थोड़ा सा योगदान है असफुद्दौला और मोहम्मद अली शाह का। जैसे कि लखनऊ में अच्छा, जाइएगा ना तो दिखेगा, मतलब कि वैसे फोटो देखे हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर इमामबाड़ा। पा रहे हैं। हाँ इमामबाड़ा है, तो वो अभी भी है वो, मतलब एक तो। बिल्डिंग। हाँ अवध। हाँ बिल्डिंग टाइप से बिल्डिंग है। वास्तुकला, वास्तुकला। हम्म। हाँ वही। उसी तरह है कि अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। हम्म। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। इसी का कनियन था बेगम हजरत महल, जो कि आगे जाके 1857 में की क्रांति में भाग लेती है, वाजिद अली शाह की पत्नी। तो जब इसका आगे चल पहला के। नवाब बना कौन? सआदत खां। और हाँ, अंतिम बना वाजिद अली शाह। अली शाह। वाजिद अली। लॉर्ड डल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में जेम्स आउटरम के रिपोर्ट के आधार बनाते हुए अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया, जिसका विरोध वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने की और 1857 की क्रांति में अवध और लखनऊ के क्षेत्र से भाग लिया। इस लाइन का मतलब है कि बहुत आगे जाके, एक 50 साल आगे जाके क्या हुआ कि अवध का अंतिम नवाब बना वाजिद अली शाह। उस पे बोला कि कुशासन का आरोप लगाया।
बोला तुम अच्छा से शासन व्यवस्था नहीं चला पाता है तो तुम अब नवाब नहीं रहेगा। तो इस बात का विरोध किया उसका पत्नी बेगम हजरत महल। बोला ऐसे कैसे? तब उसी टाइम 1857 की क्रांति हो रहा था। तो बोला कि यहाँ का क्षेत्र का नेतृत्व करेगी बेगम हजरत महल, उसकी पत्नी। अब हैदराबाद आया। पढ़िए हैदराबाद। अवध खत्म हो गया। अवध खत्म हो गया, किसी को कोई दिक्कत है? इसमें बस याद रखने वाला चीज था कि अवध का स्थापना कौन किया था? शहादत खान ने किया था। कब किया था? 1722 ईस्वी में किया था। समझे? और इसको बोला कि और नादिर शाह का आक्रमण, ये नहीं इम्पोर्टेंट है। और फिर इसका बाद इसका है कि उत्तराधिकारी सफदर जंग को क्या बनाया? वजीर बनाया, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर क्या है? इसका राजधानी हस्तांतरित कौन किया था? कौन किया था राजधानी हस्तांतरित? आसफ उद दौला। पढ़िए पढ़िए सोनू इसको। किसी की दिक्कत है अवध में? कोई नहीं। पढ़िए नहीं बोला आप भी। पढ़ते हैं हम। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1724 ईस्वी में हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजाम उल मुल्क ने किया। उनका मूल नाम चिंगलीज खान। चिंकलीज खान था। उनका संबंध आसफ आसफ जाही वंश से था। मोहम्मद शाह रंगीला ने अच्छा निजाम मुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। अच्छा, हम इसके पीछे ना 2 मिनट का कहानी बताते हैं हैदराबाद कैसे बना। ठीक। देखिए, मुगल कमजोर हो गया था, राजा कमजोर था, लेकिन उसका जो मंत्री सब था ना वो बढ़िया था। समझे? तो ये क्या किया? ये जो जिसका नाम है निजाम उल मुल्क, ये ना उस टाइम वित्त विभाग में था। उसमें क्या कहते हैं, पैसा कौड़ी देता था मुगल शासन में। वो बोला कि सरकार को, राजा को कि आप ना इस तरह का फैसला लीजिए जिस कारण से मुगल सही से अच्छा स्थिति में आएगा। गिर रहा था मुगल, लेकिन वो सब राजा को, वो उसको लगा कि ये आज ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा करते करते क्या पता ये मेरा ही जगह खा ले। उसको बोला कि ठीक है, तुम जाओ हैदराबाद के क्षेत्र में जाओ, तुम वहां का सब कुछ संभालो। तो वही शासन जो है ना, में इसलिए ना उसको वो भी दिया था, उपाधि भी दिया था। क्या है कि देखिए, उपाधि कोई आदमी दुश्मन को नहीं देता है, अपने आदमी को देता है। तो इसको ना उपाधि भी दिया जब ये यहाँ था, मुगल दरबार में था। जैसे शहादत खां को दिया था बुरहान उल मुल्क का, और इसको दिया निजाम उल मुल्क का। समझे? तो ये जाके अच्छा रोल अदा करता है। और इसका वंश था आसफ जाही वंश। तो ये लाइन हो गया। फिर क्या हुआ कि देखा कि ये ना हैदराबाद में बहुत अच्छा से नियंत्रण रखने लगा और अच्छा प्रशासन भी करने लगा। तो इसको ना मुगल बादशाह को जलन हुआ। बोला कि तुमको हम ही भेजे थे, तुम अच्छा से कैसे ऐसे कर रहा है, और तुम हमसे अब अलग भी हो रहा है। तो ना वही ना अपना सेना भेज दिया 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में। बोला कि चलो युद्ध करो। तो वो युद्ध में क्या किया, निजाम उल मुल्क तो समझदार आदमी था और बुद्धिजीवी था। तो वो ना हरा दिया मुगल सेना को। तो वही युद्ध को कहते हैं सुकर खेड़ा का युद्ध, या सुकर खेड़ा का युद्ध, या शंकर खेड़ा का युद्ध, यही कहते हैं। बस इस जगह पता चला क्या हुआ? पता दीपक चला सबको? कुछ बोल रहा है कि हाथ खराब है। दीपक, ये आसफ जाही वंश से था, तो वो जो मुर्शिद कुली खां है वो किस वंश से था? नहीं उसको वो किया, इंडिकेट नहीं किया है। जैसे कि इल्तुतमिश था ना, इलबरी वंश का। नाजरी वंश। हाँ, जो भी है पता नहीं, इसमें नहीं लिखा था, तुम्हें पता है। नाजरी वंश का था। तो आसफ जाही वंश, ये नोट्स ना PYQ पर्पस से बना है, तो इसमें वही दिया है, आसफ जाही वंश। और उसका है बुरहान मुल्क को वो दिया था। अवध अवध का कौन वंश का था? अवध का शासक सादत खां। जानते हैं सबका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, हाँ वही तो। ऐसे फिर याद नहीं रख पाइएगा, ज्यादा हो जाएगा तो। हाँ, नहीं तो अगर पढ़ जिसको के। है एक्स्ट्रा वो नोट कर सकते हैं, मतलब ऐसे बोले। हम्म, हाँ। तो वही ना, युद्ध जीत गया ना, तो मुगल बादशाह बोला कि चलो पूरा दक्कन का तुमको वो बना देते हैं, हेड बना देते हैं, जिसको वायसराय बोला। तो से उसको दक्कन का हेड बना दिया। युद्ध हारने के बावजूद भी कि मतलब सही रहे स्थिति।
कि वो बगावत नहीं करे, मुगल सेना अंतर्गत ही रहे, उसको कर दे। तो इसलिए सुकरखेड़ा का युद्ध का परिणाम के बाद उसको दक्कन का क्षेत्र का पूरा दक्कन मिल गया, यानी कि दक्षिण मिल गया, जो औरंगजेब जीत के रखा था। पढ़िए। हेलो। पालखेरा का युद्ध। हाँ। यह युद्ध 1728 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच हुआ। इस युद्ध में हैदराबाद के निजाम की हार हुई। इस युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव के संधि के तहत हुई। इस संधि के तहत निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। हाँ। तो दो युद्ध हुआ हैदराबाद में, एक सुकरखेड़ा का युद्ध जो मुगल और हैदराबाद के बीच हुआ, निजाम उल मुल्क के बीच, और दूसरा युद्ध हुआ पालखेड़ा का युद्ध, जो कि मराठा का, कि मराठा का उस टाइम वर्चस्व था। ये याद रखे कि मराठा का वर्ष 1700 पानीपत का तृतीय लड़ाई 64 में हुआ है ना, 1764 ना। नहीं 1764 में हेलो। तो हुआ था, बक्सर का हाँ, युद्ध हुआ कब था। हुआ था? 1526, 1556, 1700, 1761 में। 61। 1761 में। हम्म। 1761 तक ना मराठा बहुत ताकतवर रहेगा। देखिए ये 1761 के अंदर ही है पालखेड़ा का युद्ध। तो पालखेड़ा का युद्ध हुआ इसके बीच, मराठा के बीच, इसमें जीत गया। इसमें जीत गया तो मुंशी शिवगांव की संधि हुआ। इस संधि के कारण मराठा दो प्रकार का टैक्स वसूलता था। वो अपना अच्छा, टैक्स का एक नाम रखा मिनट, था हाँ। दीपक नहीं है क्या? तो- ये बोल रहे थे क्या नहीं। चौथ और सरदेशमुखी में क्या अंतर है, याद है? हाँ, हाँ ये बोलो। आगे जाके पता चलता है, जो कि ये चौथ और सरदेशमुखी जो था ना, अंग्रेज उगाता था, आगे जाके भूल गए हैं, इसका आगे हमको होगा। हल्का हल्का याद है, अगर सही होंगे तो बोलिएगा। जैसे कि चौथ था ना, वो अपने क्षेत्र से लेता था जो कि कम होता था, और सरदेशमुखी शायद बाहर से लेता था, बाहर वाला एरिया से वो ज्यादा होता था। हम्म। ऐसा कुछ था हाँ, कि। इसी तरह का था। हाँ, इसी तरह का था। आवाज कट रहा है, हेलो। हाँ, इसी तरह का था। म्यूट दिखा रहा आवाज दीपक। नहीं आ जा रहा है मेरा? है। आवाज आ रहा है लेकिन आपका हेलो। म्यूट दिखा रहा है, दीपक भी नहीं। हाँ आ रहा है। दीपक ने है। हाँ, अच्छा। तो वही तो वही हुआ कि यही दो को युद्ध हुआ। फिर अंग्रेज लाया था सहायक संधि। सहायक संधि था कि सेना मेरा रहेगा। आवाज कट रहा है आपको। मेरा आवाज कट रहा है? नहीं, क्लियर आ रहा है, ठीक है। अंग्रेज आगे चल के सहायक संधि पूरा पूरा भारत में आया था। उस पे सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला राज्य था यही हैदराबाद का, जो 1798 ईस्वी में स्वीकार किया। और सहायक संधि क्या होता है, सोनू बताइए जरा। शायद हिंदी हम भूल रहे हैं, थोड़ा सा याद है आपको? सहायक संधि वही होता है कि जैसे कि सेना मेरा रहेगा आपके दरबार में, और युद्ध आपको बाहरी बाहरी रक्षा हम करेंगे, और बस हमको पैसा दीजिएगा। जैसे अभी अमेरिका जापान के अच्छा साथ हाँ कर हाँ, रहा है। याद आ गया। अमेरिका जापान के साथ कर रहा है। जापान का अपना कोई सेना नहीं है। अमेरिका सेना रहता है जापान में, और जो सुरक्षा देता है जापान, उसके लिए पैसा देता है अमेरिका का। उसी तरीका का सहायक संधि कि सेना रहता था ब्रिटिशर्स का, और पैसा भरवाता था राजा से। तो वही बोला कि यही संधि पे पहला अपनाने वाला राज्य था हैदराबाद। और आजादी के बाद हैदराबाद नहीं मिल रहा कि ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन केटर पिलर के तहत उसको मिलाया गया भारत के देशी रियासत में, जो हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा देशी रियासत था भारत का, ये याद रखना। हो गया। ये हैदराबाद खत्म हो गया। अच्छा वही था कि जैसे कि सेना रखिएगा अंग्रेज का, और उसका खर्च पूरे उठाएगा हाँ, वही राजा, लेकिन वो जो हाँ। उसका नियम कानून फॉलो करेगा वो अंग्रेज का ही करेगा। नहीं नहीं, अंग्रेज का नियम कानून नहीं। नियम कानून वही देगा, बस वो मतलब नहीं, यही ये तो जो करते हैं। सेना जिसका बात सुनेगा वो अंग्रेज का सुनेगा। हाँ, वही ना। कहता था हाँ तुम राजा की बात सुन रहे, लेकिन वो अंग्रेजी सेना रहता था हाँ। सबको। जैसे ही देखता था कि शासन कमजोर हुआ, तैसे वो उसको मौका मिल जाता था। कब्जा कर लेता था, और उसका खर्च पूरा वही राजा ही उठाता था, सेना का। हाँ, हाँ। ये खत्म हो गया। हैदराबाद में दो युद्ध इंपॉर्टेंट था, सुकरखेड़ा का युद्ध और पालखेड़ा का युद्ध।
सुकरखेड़ा का युद्ध किसके मुगल और इसके बीच हुआ था, निजाम के बीच। और क्या कहते हैं, पालखेड़ा का युद्ध मराठा और निजाम के बीच हुआ था। हैदराबाद के शासक को निजाम कहते हैं, और जैसे बंगाल के शासक को नवाब कहते हैं, उसी तरह हैदराबाद के शासक को निजाम कहते हैं। इसका डेट याद रखिएगा, कोई भी युद्ध, जितना भी मॉडर्न में युद्ध होता है, उसका युद्ध का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसके बीच हुआ, और वो युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं मैसूर पे। मैसूर, सोनू बोलेगा कि बोले? बोलिए बोलिए ना। ना, आप ही बोलिए ना। मैसूर आज जिसे कर्नाटक कहा जाता है, उसे पहले मैसूर कहा जाता था। साथ ही कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता था। जैसे कि अभी जो है ना, जो जो एरिया कर्नाटक है, वो एरिया पहले मैसूर था। और हम्म कर्नाटक का रत्न मैसूर को एक मतलब उपाधि दिया गया था। मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता था। और मध्यकाल में कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य के शासकों का शासन था। जैसे हम मतलब कि मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक तो आता है टॉपिक विजयनगर साम्राज्य का, तो उसी में पढ़ लेंगे। बस यहाँ बताया गया है कि वो भी था, यही कर्नाटक में ही था। और उसके बाद दिया गया है, जब विजयनगर साम्राज्य के शासन का अंत हुआ, तो उसके स्थान पर मैसूर में वोडियार वंश के शासकों ने शासन किया। तो वही जब विजयनगर साम्राज्य का मतलब पतन हुआ, तो उसके बाद मैसूर आया। मैसूर में जो है वोडियार वंश का शासन हुआ। तो इस वंश के अंतिम शासक कृष्णराज हुए, जो नौ मात्र का शासक था। उसके समय नंदराज और देवराज शासन को देखा करता था, जिसे नंदराज वित्त मंत्री के पद पर था और देवराज सेनापति के पद पर था। तो वही बता रहा है कि अंतिम शासक कृष्णदास था, जो कि नाम मात्र का था। काहे कि उसके समय में जो था, यही दोनों शासन देखता था, नंदराज और देवराज। नंदराज का काम था वित्त मंत्री का, और देवराज जो सेनापति का था, तो दोनों यही संभालता था। इसलिए कृष्णराज को नाम मात्र का बोलते थे, मतलब शासक बोलते थे। और उसके बाद है नंदराज की सेवा में हैदर अली शामिल हुआ। तो नंदराज जो था ना वित्त मंत्री, मतलब उसका एक तरह से उसमें शामिल हुआ हैदर अली। और हैदर अली अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर नंदराज को गद्दी से अपदस्थ कर दिया। जो हैदर अली था, वो देखा कि नंदराज अयोग्य होते जा रहा है, तो वो सोचा कि हम इसको हटा के हम ही बन जाते हैं, फिर पूरा कंट्रोल हम अपने हाथ में ले लेंगे। तो वही बोल रहा है, उसको अपने पद से हटा दिया। और उसके बाद है अपने आप को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। तो जैसे कि वित्त मंत्री को हटा दिया, तो पूरा पैसा इसी को एक तरह से देखने लगा, तो एक तरह शासक के तौर पे यही आ गया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली ने की है। तो यहाँ पे क्लियर करता है कि मैसूर का ओरिजिनल संस्थापक जो है, वो हैदर अली है। कब किया? 18वीं सदी में किया। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। उसके बाद है हैदर अली ने फ्रांसीसियों के मदद से तमिलनाडु में डिंडीगुल नामक शहर में 1755 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। अभी जो हैदर अली फ्रांस का मतलब फ्रांसीसियों से मिलके तमिलनाडु के एक डिंडीगुल शहर में 1755 में जो शस्त्रागार, शस्त्र रखने वाला होता है, उसका मतलब की स्थापना किया। जो कि मतलब शस्त्र सब रखने में, तब युद्ध करने में सही रहेगा। तो उसके बाद फिर है संभवतः हैदर जो है ना, अली। हाँ, हैदर, एक मिनट, बोलिए। हैदर अली जो था ना, हम्म। अ, उसका फ्रांसीसी के साथ बहुत अच्छा संबंध था। हम्म। तो यही ये लाइन बताना चाहता है कि तो उसका बहुत अच्छा संबंध था। जब वो बना ना, मैसूर को स्वतंत्र किया, तो फ्रांसीसी हम्म। के साथ अच्छा संबंध था। वो आगे जाके जोकोबियन का दल का नेता भी बनता है, सदस्य भी बनता है, सब कुछ होता है। तो इसमें ये मैसूर जो था ना, उसका फ्रांसीसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। ऐसे विदेशी कंपनी के साथ किसी का अच्छा रिलेशन नहीं रहता है, तो मैसूर वाला का फ्रांसीसी के साथ था। तो वही आधुनिक सत्रागार बैठाने का उसको दिया था आइडिया, और तकनीकी का जितना भी काम था फ्रांसीसी से ही देखता था। आगे चलिए, यही देखते हुए ना ब्रिटिशर्स को जलन होता था, तो वही युद्ध हुआ था आगे जाके। पढ़िए। संभवतः हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो यहाँ यही बता रहा है कि अंग्रेज को सबसे पहले कोई भारतीय पराजित किया था, तो वो हैदर अली ही था। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों को पराजित किया। तो अब यहाँ जो है ना, मैसूर और अंग्रेज के बीच का युद्ध का नाम होता है आंग्ल मैसूर युद्ध। तो अब इसमें बता रहा है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, तो उसमें अंग्रेज को पराजित कर दिया था हैदर अली।
और यह युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1769 में हुए मद्रास के संधि के तहत हुआ। अब देखिए यहाँ पे युद्ध आ गया, तो सब कुछ याद रखना है किसके किसके बीच हुआ और ईयर और कौन संधि से समाप्त हुआ। तो यहाँ पे पहला मैसूर युद्ध जो है हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ। हरा कौन? अंग्रेज। और कब हुआ? 1767 से 1769 के बीच। और इसका समाप्ति पे जो मद्रास का संधि हुआ। ठीक। अब देखिए मद्रास की संधि के उल्लंघन के कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अब जो मद्रास बताया ना मद्रास की संधि में क्या क्या हुआ इसमें। कहाँ लिखा है? उसमें है, ऑब्जेक्टिव में लिखा है। अच्छा छोड़िए, तो यहाँ वही बता रहा है जो भी उसमें बनाया होगा कंडीशन उसका फॉलो नहीं कर पाया होगा, तो वही उसका उल्लंघन हुआ, इसलिए फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। वो कब हुआ? 1780 से 1784 के बीच हुआ। और इस युद्ध के दौरान हैदर अली और अंग्रेज का सेनापति था आयर कूट। और 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अच्छा हैदर अली की दीपक, हार हुई। हाँ। हाँ, दीपक, हाँ, आयरकुट पिछला और कौन सा युद्ध लड़ा था? पीछे जो हम लोग पढ़े थे, वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके किसके बीच? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच आवाज जो हो कट रहा रहा है। था। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध। हम्म। ये जो आयरकुट है पहले भी युद्ध लड़ चुका है, हम लोग पढ़े थे वाडीवास के युद्ध में। याद आया सबको? आवाज नहीं आ रहा है। ये आयरकुट जो नेतृत्व कर रहा है, ये पहले भी नेतृत्व किया था ब्रिटिशर्स का। याद आए किसी को? सबको याद है ना वाडीवास का युद्ध हुआ था वाडीवास वांडीवास का? का युद्ध जो हुआ था। उसका भी नेतृत्व आयरकुट ही किया था। हम्म। बढ़िया। तो यहाँ पे हैदर अली हार गया, यानी कि ये जो है ना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली मारा गया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर में ही युद्ध करते करते हैदर अली जो है मतलब मारा गया। तत्पश्चात मैसूर का अगला शासक टीपू सुल्तान बना, जो उसी का बेटा था हैदर अली का। तो अगला शासक वही बनेगा। तो जिन्होंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा, तो जब उस बना शासक बना उसका बेटा, तो वो भी युद्ध को जारी रखा, जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। तो उसके बाद बोल रहा है कि इस युद्ध की समाप्ति 1784 में हुआ। तो जैसे कि 1781। ऊ तो यही पढ़ल सुनल म्यूट कर सुशांत। म्यूट नहीं है। तो 1781 में जो था हैदर अली जब हार हुआ उसका और वो मारा गया, तो उसके बाद उसका बेटा फिर शासक बना और युद्ध को कंटिन्यू रखा हो। तो युद्ध करते करते फिर 1784 में युद्ध जो है समाप्त हुआ। कौंची की संधि? मंगलोर की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ 1784 में। और इसमें शासक था इधर से मैसूर से टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान के बारे में बता रहा है, जो कि हैदर अली का बेटा था। अब इसके बारे में लिखा गया है, इन्हें शेरे मैसूर नागरिक टीपू सीधा साधा दैत्य कहा जाता था। इसको उपाधि 3 को दिया गया है। शेरे मैसूर नागरिक टीपू सीधा 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 साधा दैत्य। इसका मानना है कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन ही जिया जाए मगर शेर की तरह जिया जाए। ठीक। हम्म। टीपू सुल्तान के शासनकाल के समय 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। इस फ्रांसीसी क्रांति से टीपू सुल्तान काफी प्रभावित हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। तो यही बता रहा है जो हम लोग 1709। के हाँ। हम्म, जो हम लोग के प्रस्तावनों में भी यूज किया गया है, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है हाँ। ये। तो बोलिए। 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ था ना, तो टीपू सुल्तान उसको देख के बहुत मतलब प्रभावित था। और वहीं फ्रांस का क्रांति जो हो रहा था वहां पे यही नारा दिया गया था, स्वतंत्रता का, समानता का और बंधुत्व का। तो उसके बाद है, इससे प्रभावित होकर टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और वे जैकोबियन क्लब के सदस्य बने। तो यहाँ पे वही है, मतलब राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबियन क्लब का मतलब मेंबर बना। तो इसको एक्सप्लोर कीजिएगा कि ये हाँ, बोलिए। इसके पीछे का तो हमको नहीं पता है, जो बस पता है कि फ्रांसिस क्रांति जो हुआ था ना, हम्म। तो और इसका फ्रांसीसी से ना मतलब बहुत ज्यादा अच्छा संबंध था। हम्म। तो इस कारण से वो जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था। इसको पूरा तरीका से ना एलोबरेट नहीं किया था। हाँ मतलब वही। तो जैकोबियन मैसूर क्लब जो है ना,
हाँ हाँ जैकोबियन क्लब फ्रांस के अंदर एक ऐसा दल था, एक मान लीजिए छोटा मोटा राजनीतिक ऐसा दल था जिसमें वहां का एकदम छोटा से छोटा आदमी, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार, कोई गरीब आदमी, मतलब छोटा मोटा काम करने वाला आदमी उसका सदस्य बनता था। और वो लोग का काम क्या था, फ्रांस की क्रांति में अपना साझेदारी देना। और वो इतना छोटा छोटा होता था, मतलब एक दुकानदार का क्या हैसियत होता है किसी भी क्रांतिकारी में, किसी भी क्रांति में, किसी दुकानदार का, किसी मतलब छोटा मोटा ऐसा कोई भी अपना निजी व्यापार करने वाला आदमी जो कोई महत्व नहीं रखता एक राजनीतिक दृष्टिकोण से। राजनीतिक डिसीजन लेने में। हाँ, राजनीतिक डिसीजन लेने में वो कुछ कोई मायने ही नहीं रखता है। लेकिन वो सब मिलके भी फ्रांस का क्रांति में इतना ज्यादा गदर मचाया था। तो उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था इस सब चीज को, फ्रांस की क्रांति को फ्रांस की क्रांति खत्म को आगे करवाने में। बढ़ाने में, और मतलब वही जैकोबियन हाँ, क्लब था जो कि वही मिल के तो वो नारा वो दिया था अपने उसका, पूरे को ना स्वतंत्रता जैकोबियन क्लब समानता। बना लिया था। हाँ, तो वही मिल के सब तो जगह वही मतलब जैकोबियन कि ये क्लब बात क्लब पहुंचा में रहा ये था भी शामिल हो गया था। कि ये जरूरी है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। हम्म। उसके बाद है टीपू सुल्तान कई भाषा जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, कन्नड़, हिंदी के जानकार थे। तो फैक्ट के तौर पे हो गया, ये सब पूछ सकता है कि टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था, जैसे कि वो फ्रांस से प्रभावित था तो यूरोप के बारे में ज्यादातर देखता था, तो वहां से मतलब इंस्पिरेशन लेके उसी तरह से अपना सेना गठित किया था। टीपू सुल्तान अपनी आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। और मतलब कि वो सोचता था कि जितना बड़ा सैन्य पावर रहेगा ना तो उतना ही मतलब कि आर्थिक स्थिति से भी मतलब मजबूत रहेंगे, यही ना। उसके उल्टा पास बोले। वो ये मानता था कि उसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा ना वो उतना ताकतवर सेना बना सकता है। अच्छा। और इसी के अगले लाइन में वो दिखा रहा है कि रॉकेट को भी युद्ध में यूज किया था वो। यही अच्छा। बता रहा है कि पैसा था तब ना वो अपना मतलब टेक्निक, मतलब उसको टेक्नोलॉजी मिलता था, लेकिन उसको पैसा का जरूरत था। जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना बड़ा सेना खड़ा करेगा, उतना ताकतवर सेना लाएगा। अच्छा, तो फिर आगे टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक हुए जिन्हें युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया गया, जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया। और उसके बाद है टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण किया तथा अपने नाम से सिक्का जारी किया। तो ये फैक्ट के तौर पे टीपू सुल्तान भू राजस्व की वसूली हेतु जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया ताकि किसानों का शोषण ना हो। तो अब देखिए जमींदारी और रैयतवाड़ी क्या बताइएगा। आप ही बताइए। बुला रहे हैं ऐसे जमींदारी में जो था कि मतलब कि क्या बोलते हैं डायरेक्ट, अरे इसमें उल्टा बोल देंगे हम शायद। किसी में एक था कि डायरेक्ट जो है ना उसी से टैक्स लिया जाता था, और एक तो था कि वो एरिया का कलेक्ट करके मुखिया टाइप से और फिर वो देता था। अगर किसी को याद है अच्छा से तो बोल दीजिए। तुम कॉपी लेकर आए अपना की, याद है चलो किसी हाँ, को? हम बताते हैं। बोलिए। हमको पता है। बोलिए। इसमें दो टर्म का यूज किया गया है, जमींदारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। पहले समझते हैं कि जमींदारी व्यवस्था क्या होता है और रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होता है। जमींदारी व्यवस्था में होता है कि सब किसान जो है ना, किसी एक आदमी को नियुक्त कर देता था, उसको जाके वो पैसा देता था, वो उगाता था पैसा। और रैयतवाड़ी में होता था कि प्रत्येक किसान जो है ना सीधे कंपनी में जाकर पैसा जमा करता था कि ये लीजिए मेरा हिस्सा, मेरा रैयत का इतना सा निकला, तो आप ये लीजिए। तो यही था कि इससे होता था कि किसी पे अत्याचार नहीं होता था। ऐसे टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना जमींदारी प्रथा में, तो हम्म। किसी का छोटा भी जमीन है ना तो उसको 5 रुपया देना है, और किसी का कच्चा उससे बड़ा है तो उसको भी 5 रुपया देना है, जिससे कि असंतोष का भावना होता था। और रैयत, आगे जाके रैयतवाड़ी में पढ़ेंगे हम लोग, रैयतवाड़ी महालवाड़ी ये सब। तो रैयत में होता था किसान का सीधे संपर्क रहता था जिसको टैक्स देना है, और ना अच्छा, बीच में कोई करप्शन होता था ना कुछ होता था। यही जमींदारी में जो होता था जमींदार टैक्स वसूलता था फिर ऊपर पहुंचाता था, लेकिन रैयतवाड़ी में जो था हाँ, वो डायरेक्ट देता था, इसमें डायरेक्ट जो है देता था। अब हाँ बीच में कोई पैसा लेने वाला नहीं होता था, हाँ तो किसान को मतलब कम दिक्कत होता था। प्रिंस। और जो कि जमींदारी में हाँ दिक्कत ये था कि जमींदार को मतलब कि जो जितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेगा उसको भी उतना ही प्रॉफिट होगा, तो जमींदार इसके लिए जो है ना बहुत ज्यादा मतलब कि टैक्स कलेक्ट करने का सोचता था, इसमें किसान का शोषण बहुत ज्यादा होता था। लेकिन रैयतवाड़ी में था कि वो अपने से देता था तो वो मैनेज कर लेता था अपना। प्रिंस एक क्वेश्चन। बोलिए। बोले जैसे में जमींदारी व्यवस्था में जो बोले, जिसको छोटा जमीन रहेगा वो भी उतने पैसा देगा, जिसको बड़ा उतने देगा। रैयतवाड़ी में ये व्यवस्था था कि अलग कर दिया था इसमें?
रैयत बाड़ी में था कि देखिए जमींदारी में था कि एक जमींदार को नियुक्त करता था, ठीक। ठीक। और उसको जमीन का टैक्स का देना देना होता था, टोटल जमीन का अंग्रेज को। तो क्या करता था कि बोलता था कि हमको इतना देना है, 100 रुपया देना है, हम इससे 120 रुपया वसूलेंगे। तो इस तरह होता था कि टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो सब बे पे करता था। आगे जाके पूरा अंदर का मामला है, लेकिन ऊपर ऊपर याद रखना है हम लोग को कि जमींदार जो होता था तो वो बहुत वसूल करता था अपने क्षेत्र से, और अच्छा जाके अगर उसको 100 रुपया जमा करना है तो वो 150 रुपया उगाता था, जिससे कि 150 रुपया तो किसाने से ना उगाएगा। मतलब ये हाँ मेरा क्वेश्चन ये तो नहीं रैयत, था, बोले ये थे हाँ जैसे मतलब रैयत वारी जैसे जमींदारी व्यवस्था में बोले न थे ना कि जिसको छोटा जमीन रहेगा वो टैक्स मतलब और ज्यादा भी रहेगा तो उतने देगा। लेकिन रैयत बारी में हाँ पूछना ये चाह रहे हैं, इसमें भी वही होता था कि हाँ जिसका छोटा था उसको कम देना पड़ता था, जिसका ज्यादा था उसको ज्यादा हाँ देना पड़ता था, ये होता था कि। हाँ, वो जमीन के हिसाब से टैक्स देता था सब। हाँ तो वही। मतलब ऐसे था जैसे है ना, जमींदारी में ई कंडीशन था कि शायद मतलब कि 10% हिस्सा जो है ना, मतलब 100% से कलेक्ट किया तो 10% जमींदार रखेगा। तो इस चक्कर में सोचता था, मान लीजिए जैसे कि 100 रुपया ले रहा है तो 10 रुपया उसको जमींदार को बचेगा, 90 देगा। तो सोचता था अगर हम 150 कलेक्ट कर दिए तो मेरे पास जो है 15 रुपया बचेगा। तो इसलिए वो जो है ज्यादा सोचता था किसी तरह से लूट लें पूरा तरह से और मेरे पास भी ज्यादा पैसा बचे। और लेकिन रैयत बारी में ई था कि जो अपने से मतलब पैसा जाके देना होता था, तो उसको इतना होता था उतना हिस्सा बोल देता था, वो पहुंचा देता था। तो उसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, जबरदस्ती वाला भाव उसमें नहीं होता था। आवाज रिपीट हो रहा है। हाँ हेलो। इसीलिए मालवाड़ी को भी समझा दीजिए। हाँ, महलवारी ई था कि मतलब कि पूरे तरह से गांव का एक ठो मान लीजिए जैसे मुखिया के तौर पे समझ लीजिए, कोई मुखिया है ना तो उसका काम था कि पूरा गांव से टैक्स कलेक्ट करेगा और उ जाके देगा। तो मुखिया में ई भाव नहीं होता था कि हम लूटे, काहे कि उसको अपना नहीं बचता था। जमींदारी में ई था कि जमींदार को 10% बचता था, लेकिन वो जो था ना महलवारी में, तो वो मुखिया कलेक्ट करके बस पहुंचाएगा, उसको मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए उसमें भी लूटपाट वाला भाव नहीं होता था। लेकिन जमींदारी सबसे खराब था, काहे कि जमींदार सोचता था कि जितना ज्यादा तहसीलेंगे उतना हमको भी बचेगा, इसलिए जमींदारी सबसे खराब था। और सबसे अच्छा रैयतवाड़ी था, वो अपने से पहुंचाता था। और महलवाड़ी में पूरा गांव का कलेक्ट करके मुखिया अकेले जाके पहुंचाएगा। यही तीन ठो था। हाँ कोई डाउट? नहीं। पर ये आ गया, टीपू सुल्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने को लेकर अपना दूत मंडल फ्रांस, ईरान, तुर्की, अरब, मॉरिशस, म्यांमार इत्यादि देशों में भेजा। प्रिंस। हाँ, तो इसका मतलब है, हाँ तो उसका व्यापारिक संबंध ये बता रहा है कि वो व्यापार भी अच्छा तरीके से करता था। इसका संबंध मतलब अलग अलग देश में था। इससे पता चलता है कि टीपू सुल्तान व्यापार मतलब जब ये आर्थिक नीति पर ध्यान दे रहा है तो अपना व्यापार पे भी देगा। व्यापारिक नीति भी इसका बढ़िया था और अलग अलग जगह पे था। बस आगे। 1791 ईस्वी में मराठाओं ने कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित शारदा मंदिर को नुकसान पहुंचाया। तत्पश्चात मंदिर के पुरोहित के आग्रह का मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने को लेकर टीपू सुल्तान से आर्थिक सहायता की मांग किया। टीपू सुल्तान ने शारदा मंदिर के निर्माण को लेकर धन दिया। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि 1791 में मराठा ना कर्नाटक के श्रृंगेरी में शारदा मंदिर को नुकसान पहुंचाया, यानी तोड़ फोड़ किया। लेकिन ये एक विवाद वाला है एक मामला कि एक मराठा जो कि हिंदुत्व का होकर वो मंदिर को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, ये अलग टॉपिक है। लेकिन इसमें जो लिखा है इस लाइन का पर्सपेक्टिव है कि ना टीपू सुल्तान ना धार्मिक सहिष्णु के रूप में था, कि उसको ये नहीं पता था कि हम मुस्लिम हैं तो हम खाली हिंदू को देखना नहीं चाहेंगे। तो वो मंदिर निर्माण के लिए भी पैसा दिया था। इससे ये पता चलता है कि टिप्पू टीपू सुल्तान का सुल्तान सहिष्णु सहिष्णु था। का मतलब कि टाइप से था। धर्म, हाँ धर्म, हर एक धर्म को मानता था वो, इज्जत देने का काम किया, ये लाइन से ये पता चलता है। लेकिन ई लाइन जो है ना कंट्रोवर्शियल सही में, 17 में जो मराठा वाला लाइन है ई जल्दी कोई नहीं पढ़ाता है, हाँ लेकिन ई लाइन पढ़ा देता है कि इसके लिए जो है ना पैसा का आर्थिक सहायता मांगा था टीपू सुल्तान से, ई सब को पढ़ाता है, लेकिन ई वाला पार्ट सबको स्किप कर देता है। काहे कि ये देखता है कि मराठा खुद हिंदू हिंदू विचारधारा का, तो वो मंदिर को कैसे प्रभावित कर सकता है। और ये आगे बढ़ते हैं, इसको क्या है कि हम लोग पढ़ के निकलेंगे। बढ़िया। वही आगे टीपू टीपू सुल्तान ने शारदा मंदिर के निर्माण को लेकर धन दिया। हो गया। टीपू सुल्तान मैंगलोर की संधि में जो हुआ, दूसरा जो संधि हुआ मैंगलोर की संधि,
मैंगलोर की संधि में टीपू सुल्तान संतुष्ट नहीं था, जिस कारण से टीपू सुल्तान ने फ्रांस की सहायता की मांग की। इसी बात का आधार बनाते हुए अंग्रेज ने टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान अंग्रेज के विरुद्ध फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता कर रहा है। जैसे कि ऊपर पढ़े हम लोग, पहला समझौता हुआ उसके हैदर अली के बीच। कौन सा हुआ था समझौता? वो क्या मैसूर, मद्रास, बस मद्रास का संधि हुआ। और दूसरा कौन सा हुआ? मंगलोर? मंगलोर। मैंगलोर की संधि। तो तीसरा, अब तीसरा फिर का है कि ब्रिटिशर्स को ना क्षेत्र पे अधिकार करना, जब तक वो अधिकार नहीं करेगा तब तक कोई ना कोई खोट निकाल के वो लड़ते रहेगा। तो वही खोट बना के बोला कि तुम ना फ्रांसीसी से गप कर रहा है, तो हमसे युद्ध करेगा, क्योंकि तुम मंगलोर की संधि का उल्लंघन किया। चलो फिर से लड़ते हैं। तो आंग्ल आंग्ल मीन्स होता है अंग्रेज, और मैसूर तो मैसूर इससे मैसूर। संबंधित है, यही। तो फिर तीसरा युद्ध हुआ 1790 से 1792 के दौरान हुआ। यहाँ 1992 लिखा है, लेकिन 1792 होगा ये। बस क्या कर दिया है? 1792 होगा, आगे पीछे हो गया, ठीक। 1792 के दौरान हुआ इस युद्ध के, एक तरफ टीपू सुल्तान की सेना था, दूसरी तरफ अंग्रेज। ये तो ऑब्वियस है अंग्ल मैसूर युद्ध में। इस युद्ध में मराठा पेशवा और हैदराबाद के निजाम ने किया। इसमें दिखा रहा है कि भारत में ना, मतलब कोई एकीकृत नहीं था। इसलिए कहता है कि भारत का आदमी कभी एक होके नहीं लड़ा। उधर पता चला कि जब मराठा अब्दाली से लड़ रहा था, तो अवध का शासक सुजाउद्दौला उसका साथ दिया, बाहर का आदमी था। अब्दुल साहब और दाल। यहाँ अंग्रेज अहमद शाह अब्दाली का साथ हाँ, दिया, अहमद साहब दाली का। ये सुजाउद्दौला अवध का नवाब। और यहाँ दिखा रहा है कि अंग्रेज का साथ दिया कौन? मराठा का मराठा और पेशवा। हैदराबाद का निजाम। हम्म। हाँ, और निजाम। यही यही चीज से यहाँ पे उस पे बल मिलता है कि ये जो है ना श्रृंगेरी मंदिर जो है ना, इसका तोड़वाया होगा, उसी में कुछ हुआ होगा। तो हो इसका साथ सकता है। दिया तीसरा, जब इसको 3 आदमी का सपोर्ट था, तो इसमें ना ये जीता, अंग्रेज जीत गया। तो उस समय कॉर्नवालिस था, वो बोला कि देखो, हमको ना दोस्त कब बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ देखिए लिखा है, इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस ने तृतीय अंग मैसूर युद्ध जीतने के बाद कहा, मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो ना मराठा से भी समझौता नहीं किया, मित्रता नहीं किया, न निजाम से। हो सकता है मराठा का खुन्नस था इससे, मैसूर से, तो वो बोला खुन्नस कैसे निकालना है, चलो ब्रिटिशर्स का साथ दे दे। तो इसमें अल्टीमेटली फायदा किसका हुआ? ब्रिटिशर्स का। तो एक कॉर्नवालिस कथन दिया कि हम कोई मित्र भी नहीं बनाए और दुश्मन को भी हरा दिए। मतलब मित्र उसको बोला कि उसको हम कुछ लेने भी नहीं दे, शक्तिशाली अपना स्थिति में वैसने रहा, लेकिन ये अपना शत्रु को हरा दिया। हेलो। हेलो। बोलो बोलो। कहाँ गया वो? पहले तुरंत। हाँ, हेलो। वही इसके बाद फिर यहाँ जो। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं। 1792 में फिर ये जो इसका तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति 1792 हाँ में। फिर उसके बाद चतुर्थ हाँ, अंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। बोलिए आगे की। पोल निपटाइए ना इसको, लास्ट निपटा दीजिए। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है। यह युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। ये जो है मतलब कि चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, टीपू सुल्तान ही शासक था और अंग्रेज के बीच हुआ। इस युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान मारा गया। अब जो शासक था मर गया, तो उसके बाद तत्पश्चात अंग्रेजों ने वोडियार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर 1799 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया। अब यहाँ ई बोला, यहाँ भी सहायक संधि वाला बात आ गया। अंग्रेज जो था, वोडियार वंश का जो मतलब कि अल्प आयु। प्रभात में जो शासक था ना, हाँ, कृष्णराज प्रभात का द्वितीय। शासक जो नंदराज को, हाँ, हाँ, नंदराज को जो हटाया था। तो उसको बैठा कर उसको सहायक संधि से हस्ताक्षर करवा लिया। इस तरह से मैसूर भी एक तरह से आगे का है कि सहायक संधि का मतलब यही हुआ कि सेना तो इसी का रहेगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 1799 में सहायक संधि के तहत मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। एक तरह से ये भी मिल ही हाँ। गया ब्रिटिश में। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से सहायता मांग किया। इसका मेन युद्ध याद रखना है, चारों चारों आंग्ल मैसूर युद्ध
कब हुआ, किस संधि के हाँ तहत समाप्त हुआ, और समाप्त हुआ कौन क्या कोटेशन दिया है। बस। हाँ, पहला हुआ किसके पहला हुआ किसके संधि से, मद्रास, दूसरा मैंगलोर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम, अब पहला में याद और रखना है कि चौथा। हैदर अली था, और दूसरा में आधा मतलब हैदर अली था, फिर उसके बाद आ गया टीपू सुल्तान। दोनों। हाँ। हाँ बोलिए। हम्म, मद्रास, चलिए। मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, और चौथा में तुम दिए गए, इसमें संधि कहाँ हुआ? हाँ, और वोडियार इसमें वंश का जो सहायक पहले, संधि हो गया। हाँ इसमें सहायक संधि, लेकिन उससे नहीं न किया, उसका आ, शासक जो पहले था ना, जिसको हैदर अली हटाया था, उसी वंश का कोई शासक बना, हाँ उसी ने किया। बस हाँ, यहाँ पे चलिए मैं तब हो खत्म हो गया। गया आज का सेशन। पूछिए न, किसी को कोई अच्छा, डाउट एक हो है? बात पूछते हैं, डाउट है किसी को? नहीं। बोले सेशन का समय कैसे कम घटाया जाए, इसके पीछे कोई सबको अपना तर्क दो, जो कि कम हम समय में बताते हैं, ज्यादा हम